ये मैं अब ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको दोहराऊंगा नहीं। और यानी कि इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, वो अब पता नहीं, यानी कि इसके 7 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं मुगलों का हल्का सा इंट्रोडक्शन कराऊंगा, वो इसमें पहले ही लिखा हुआ है, मुगल आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन। और फिर एक तरीक़ेकार कि हमने इन बिल्डिंग्स को देखना कैसे है, वो बड़ा ज़रूरी है। फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, उसके बगैर नहीं समझ आ सकती। और इस तमहीद के बाद ये हम पहले हिस्से में अभी कर लेंगे, अगले नेक्स्ट हाफ एन आवर में। और फिर सेकंड जो सेशन है हमारा, उसमें फिर मैं वो एनालिसिस आपको दिखाऊंगा। और वो जो दूसरा आर्टिकल था गोलमबेक का, उसकी रोशनी में उस एनालिसिस को सिचुएट करेंगे। और फिर एक हम ये देखेंगे कि ये जो सारी टेक्निक्स इस्तेमाल की, जाहिर है इसके पीछे जो हमारा कोर्स भी है और हम पढ़ भी रहे हैं पैरेलल में, एक इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है। यानी कि जैसे सैयद हुसैन नसर अपनी किताब इस्लामिक आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि लुत्फुल्लाह मॉस्क का या शाह मॉस्क का एक गुंबद भी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में एक लिविंग इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ना हो। इट्स इम्पॉसिबल। इसमें आपको आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स चाहिए, उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स चाहिए, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स चाहिए। तो यानी कि थोड़ा सा एक स्लाइड दिखाऊंगा कि ये बहुत हाईली ट्रेन्ड बल्कि लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स के डिजाइन है अपने जमाने के, ये कोई मिस्त्रियों के डिजाइन नहीं है। ये भी अक्सर हमें नहीं पता होता कि दे वर प्रॉपर प्रोफेशनल्स। और आखिर में अपनी प्रेजेंटेशन अपने प्रोजेक्ट दिखाने से पहले ये कि ये जो हमारे मास्टर क्राफ्ट्समैन है, दे स्टिल कैरी दैट ट्रेडिशन जिस भी शक्ल में है। इसकी जो कंटिन्यूटी है ना, दैट्स अमेजिंग। मगर क्लासिकल आर्ट्स नाम ही इस चीज का है, कुछ असूल होते हैं वो, मतलब के। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी जरूरी है। आज हम ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हवा में तो नहीं, फायदा कोई नहीं ना अगर वो ना चीज ना बन सकती है ना उसकी कोई रेलेवेंस है। तो हमारा फाइनल मकसद यही है कि इसकी रेलेवेंस हर हवाले से है, सिर्फ हेरिटेज और हिस्ट्री के हवाले से नहीं, एज ए लिविंग ट्रेडिशन भी इसके है, एंड अ लाइफ गिविंग लिविंग ट्रेडिशन। जैसे अभी सवाल किया, जो आर्टिस्ट है उसके लिए भी ये बहुत ही अहम चीज बन सकती है, हकीकत के करीब जाने के हवाले, जो हमने पिछली क्लास में बात कि सारा मकसद ही ट्रेडिशनल आर्ट का या क्लासिकल आर्ट का है कि हमें हकीकत के करीब ले जाए, उसका आईनादार बने। तो इस तमहीद के बाद वो शुरू में थी, यानी कि वो हमें जरूरी, इसमें जो हमारे काम की बात है वो ये है कि ये काबुल तक फैली हुई थी, लेकिन जब बाबर ने जब वो समरकंद बुखारा यहाँ पे है वो लूज कर दिया, तो वो फिर काबुल उसने फतह किया। फिर उसने समरकंद की कोशिश की, वो फिर नाकाम हो गया, तो फिर इंडिया की तरफ आया। एनीवे, सॉरी मैं इसको बीच में से हटाना चाह रहा हूँ। ये तो हाइड हो जाए, हाइड वीडियो पैक, नो, एनीवे सॉरी अबाउट दैट। हाँ, तो ये काबुल, ये यहाँ, और फिर जब मुगल एम्पायर जो है और उसके फतेह के बाद फैली, यहाँ कहने का मकसद ये कि समरकंद से वो आया था और ये सारा रीजन भी इसमें शामिल था, तो वो कनेक्शंस बाद में हमें नजर आते। और ये है कि भाई औरंगजेब के ज़माने में उसका मैक्सिमम एक्सपेंस था, ये सब हिस्ट्री आप जानते हैं। और मगर हमारे काम की बात ये है, ये मेरे नोट्स में भी लिखा है, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं, इसको समराइज ये करता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि ये बिल्डिंग, ये आर्ट, ये सब कुछ हो ही नहीं सकता अगर उसका कोई इंटेलेक्चुअल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ना हो। अब इसमें से ज्यादातर लोगों के नाम लोगों ने, कम से आधे लोगों के लोगों को नाम पता है। ये वजीर खान खड़े, दीज आर द गवर्नर्स एंड हायर रैंकिंग पीपल।
ये शहजादे हैं, ये आसिफ खान है, इनका भी मकबरा लाहौर में है, जहांगीर शाहजहां है, जो भी हो रहा है। अब इधर कहने का मकसद ये है कि ये हम समझते हैं कि ये सारे जो है ये जंगजू फौजी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दीज आर मिनिस्टर्स एंड फॉर दैट यू नीड टू बी हाईली एजुकेटेड एंड दैट्स व्हाट ऑल ऑफ दोज देम वर। ये जो प्राइम मिनिस्टर था वो शिराजी फैमिली थे, दो भाई आए थे और वो उलमा थे, मुल्लाज थे, यानी कि ट्रेड इन फिलोसफी, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, fiqh and all of that. And because you needed to run probably the richest empire on earth, तो वो ऐसे कोई जंगजू जर्नैलों ने तो नहीं चलानी थी, वो पढ़े लिखे लोगों ने चलानी थी। जो ये वजीर खान खुद हकीम थे, ये चिन्योट के इलाके के थे। और आखिरी इस सिलसिले में बात यह है कि फिर ये सारे कोर्टियर्स आगे फिर इनके एंटोराजेस होते थे, उसमें म्यूजिशियंस, ज्योमेटर्स, एस्ट्रोनॉमर्स और पूरा पहलवान, पूरा एक उनका अपना छोटा कोर्ट होता था। और बहुत से जो आर्टिस्ट और इस तरह के लोग हैं, पहले किसी से अटैच होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता एडवांस होते थे, और ये अपनी शान समझी जाती थी। यहाँ तक कि जब अकबर ने ग्वालियर फतह किया तो वो उसने वहां का जो म्यूजिशियन है वो उनसे छीन लिया ना, तानसेन को। वो यानी कि दे वर द जूल्स ऑफ द स्टेट, इसलिए नौरतन कहलाया, या इस तरह का नाम था उसका। तो ये बड़ा जरूरी है, पैट्रनेज। एंड ये themselves they were conversant with many of these sciences and the arts and literature and all of that. तो ये कहना जरूरी था। अब जो मैंने बात की कि तैमुरिद आर्किटेक्चर इसकी सोर्स है, तो ये तैमुरिद आर्किटेक्चर की कुछ स्लाइड्स हैं। बस ये, अब इधर मैं ये दिखाना चाहूंगा कि इस तरह का इंटीरियर हमारे यहाँ नहीं होता, और स्टाइल का होता है ज्यादा। मगर ये सारी फॉर्म्स आज तक आपको शाहजहां पीरियड और उसके बाद आज तक की में, ये सब शाहजहां पीरियड में तो ये चीजें ही मिलती हैं। हजरत मियां मीर के जमाने की चीजों को देखें, जो ये मुकर्रस नहीं मिलती इंडिया में, मगर ये सब जो तरीक़ेकार है, यानी कि कई 100 साल में रिफाइन हुई थी चीजें। ये कई ज्यादातर चीजें जो है ये टेक्निकल सॉल्यूशन से निकली हैं, क्योंकि ये स्क्वायर से आर्ट बनना था, यहाँ आर्च का पैर निकलता है, उस पैर को सपोर्ट देने के लिए कॉर्नर्स है, मिसाल के तौर पर। तो दीज आर ऑल टेक्निकल सॉल्यूशंस एज वेल एज देन थ्रू द रिफाइनमेंट दे बिकम एस्थेटिक एलिमेंट्स। तो ये वोकैबुलरी उनके पास बनी बनाई आई थी। ये स्लाइड शो है छोटा सा मुगल आर्किटेक्चर पे। अब इसके मैंने जैसे आपसे ये आप पढ़ चुके होंगे, तो जैसे मैंने कहा इसमें बहुत से एलिमेंट्स शामिल हैं। दूसरा, इसमें पूरा एक पैटर्नेज का और इल्म का स्ट्रक्चर शामिल है, और वो आप अभी ऑब्वियसली आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये तैमुरिद आइडियल्स पे बेस करके इन्होंने जो बनाया। मगर अब जो बनाया उसके एलिमेंट्स चाहे पूरी दुनिया के इन इलाकों से हों और ज़्यादातर तैमुरिद हों, और ख़ास ख़ास एलिमेंट्स जैसे लोटस है जो डोम के ऊपर रखा होता है, छतरियाँ हैं जो ताजमहल के कोनों पे हैं, वो इंडियन चीज़ें हैं, बहुत पुरानी, और इस तरह की डिटेलिंग कुछ इंडियन बिल्कुल है। मगर जो सिंथेसिस है वो ना तैमुरिद है ना प्री मुगल है, वो एक सिंथेसिस है। बड़ा वो लगता है कि उसमें एक मिजाज है सब कॉन्टिनेंट का। ये बड़ी अहम एक खास एलिगेंस है, एक खास रिफाइनमेंट है, जो मैं समझता हूँ कि शायद उस जमाने की जो 3 बड़ी एम्पायर्स थी, वो एक थी ऑटोमन, एक थी सफविद और दूसरी मुगल। तो मैं समझता हूँ कि प्योरली आर्किटेक्चरल रिफाइनमेंट और फॉर्म जो आज हम देखेंगे उसकी प्रोपोर्शनैलिटी में मुगल इज अहेड ऑफ दोज टू। वो और चीजों में आगे है, ये नहीं मैं कह रहा कि एक दूसरे से बेहतर है या बुरा है, मगर कुछ एस्पेक्ट्स में प्योरली आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स में मुगल आर्किटेक्चर एक्सट्रीमली रिफाइंड, स्पेशली इन द चिजलिंग ऑफ द फॉर्म। अभी जो प्रोपोर्शन के थ्रू आती है, सो मच सो कि जो सर्विस डेकोरेशन है वो कम है, बल्कि जो
जो इंपीरियल आर्किटेक्चर है उसकी सरफेस डेकोरेशन यानी कि कलरफुल नहीं है, वो बड़ा स्टेटली है और एलिगेंट और रिफाइंड है। ये मुझे इस तरह नजर आता है। ताजमहल को आप सोचें और हुमायूं के मकबरे को सोचें। मैं आपको स्लाइड शो दिखा लगा हूँ। दीवान आम है, ये शायद दिल्ली है, आगरे का। ये वो लाइब्रेरी है जहाँ से हुमायूं गिर के मरा था। ये सारे, ये तैमुरिद है, ये जो नहीं है स्टैलेक्टाइट, ये जहांगीर का मकबरा था। ये फिर शाहजहां पीरियड दिल्ली की मॉस्क है। ये भी शाहजहां पीरियड, ये नूरजहां के वालिद का मकबरा था। और ये आगरा फोर्ट में दीवान खास है। और ये इसके, क्योंकि हमें आर्किटेक्ट्स का पता है, ये रेड फोर्ट है शाहजहानाबाद दिल्ली में। शाहजहां का 6 या 8 साल लगे थे इसको बनाने में, और ताजमहल के बाद बना था। और इसके आर्किटेक्ट्स उस्ताद अहमद बिमार लाहौरी और उस्ताद हामिद थे। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही मेन आर्किटेक्ट्स रहे होंगे ताजमहल के, क्योंकि अहमद बिमार लाहौरी वाज द लीडिंग कोर्ट आर्किटेक्ट। उसके बारे में हम बाद में स्लाइड देखेंगे। तो इस बिल्डिंग, ये इन सेंस जो है ना जूल था या हाइट थी उनके नजदीक शाहजहां पीरियड आर्किटेक्चर की। इस पे कहा था, और वो शेर कहीं शायद लिखा हुआ भी है, मैं उसको थोड़ा सा तोड़ रहा हूँ, किसी को शायद मुझसे बेहतर आता हो। गर जन्नत बर जमीन अस्त हमी नस्त तो हमी नस्त तो हमी नस्त, इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज हेयर, इट इज हेयर, इट इज हेयर। इसको देख के शाहजहां भी बहुत खुश हुआ था। दिस इज, ये दीवाने खास है, बहुत जबरदस्त कॉम्प्लेक्स है। और इसकी झलकियां आपको लाहौर में भी, अब आप जाएंगे अगर शाहजहां क्वाड्रेंगल में, तो वहाँ दीवाने खास है। और उसके ऑपोजिट जो ख्वाबगाह है उसमें इसी नौयत का काम है। which is also, अब मुझे लगता है मुझसे गलती हुई है, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाती प्रेजेंटेशन और हम उसकी पोर्शन की बात करना चाह रहा था। तो एक इसमें स्लाइड शो था जो इसमें लिखा हुआ भी है, हुमायूं का मकबरा और ताजमहल 80 साल का उनमें फर्क है। हुमायूं का मकबरा में, इसलिए अनफॉर्चुनेटली वो मैंने माइनस कर दिए टू सेव टाइम, वो मैं आपसे बाद में भी शेयर कर सकता हूँ और आप गूगल भी कर सकते हैं। तो उसमें कहने का मकसद ये है कि जो हुमायूं का मकबरा था उसकी, उसमें अकबर के पीरियड का है, जो हुमायूं का बेटा था, उसमें ना मुगल आर्किटेक्चर सॉर्ट ऑफ डिफाइन हो जाता है। उससे पहले सल्तनत पीरियड आर्किटेक्चर था, उसके भी 400 साल है, बल्कि 200 साल है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से। तो उसमें सब फॉर्म्स जो है वो नेली तैमुरिद है। और उसको एक बड़े इंटरनेशनल आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया, सैयद मीरक और सैयद मोहम्मद गयास, जो कि जैसे मैंने कहा वो बहुत रिफाइन पोएट्स भी थे और सारा कुछ। और वो उज़्बेकिस्तान में भी कोर्ट आर्किटेक्ट्स रहे, फिर बाबर के साथ यहाँ आए, फिर जब हुमायूं हार गया तो दे रैन अवे, फिर वो किसी और कोर्ट में चले गए, अफगानिस्तान या ईरान, ईरान नहीं। और फिर जब ये प्रोजेक्ट हो रहा था, सो दे वर कॉल्ड एंड दे केम एंड दे ड्रू द ड्राइंग्स। तो यानी कि ये एक, वो बजाते खुद अपनी शख्सियत में उस पूरे एरिया का आर्किटेक्चर जानते थे, उस वो बड़ा अहम है। तो जब आप हुमायूं का मकबरा देखते हैं तो उसमें हार्डली कोई सरफेस डेकोरेशन है, ब्यूटीफुल एलिगेंट रेड सैंडस्टोन ऑफ, और उसमें हाईलाइट्स वाइट मार्बल की हैं, और वो बहुत ही एलिगेंटली डिजाइंड है। उसका प्लान कहा गया है कि इट इज वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड आर्किटेक्चर में वैसा प्लान नहीं मिलता, कि उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है। और इसी मॉडल पे फिर बाद में ताजमहल जो है इसी की फर्दर रिफाइनमेंट है। प्लान फॉर्म भी बहुत मिलता जुलता है, और जो फॉर्म है वो उसी को और ज्यादा। तो सॉरी अबाउट दैट, वो मैंने नहीं इसमें डाला। मगर इन सेंस आप कह सकते हैं जो बादशाही मस्जिद में जो क्वालिटीज है ना, एक रिस्ट्रेंट है और एक प्रोपोर्शन की परफेक्शन है, वो ताजमहल में अचीव होती है, और उससे पहले उसकी जो सीड्स हैं वो हुमायूं में। तो ये अब जनाब, ये फर्स्ट हिस्से का मेरा ख्याल है ये जो फ्रेमवर्क है इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद सवाल जवाब कर लेंगे। एंड
फिर क्योंकि हमारा दूसरा हिस्सा जो है वो एनालिसिस का होगा, एनालिसिस समझ यानी कि अब यहाँ तक कोई सवाल हो तो करें, ये क्योंकि आखिरी है, फर्स्ट हाफ का आखिरी हिस्सा है, और एक तरह का इसके बाद में इंट्रो भी, इन जो इसमें लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ इसके एलिमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस करता हूँ। इफ एनीबॉडी हैज एनीथिंग टू से तो प्लीज गो अहेड। तैमूर साहब, एक आई एम जस्ट क्यूरियस, और वो मैं शायद खुद भी बाद में देख सकूं, क्योंकि ये एक सिंथेसिस है जैसे आपने कहा, तो हम यू शोड अस सम एग्जांपल्स ऑफ द तिमुरिद आर्किटेक्चर। इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी कि उस जमाने में जो सब कॉन्टिनेंट में हो रही थी, आई एम श्योर, आई मीन नॉन इस्लामिक और प्री इस्लामिक कह लें या सल्तनत पीरियड का जो आर्किटेक्चर था, व्हाट डिड दैट लुक लाइक, जस्ट टू सी कि वो उससे जो ट्रांजिशन है टुवर्ड्स दिस, और ये जो सिंथेसिस की दोनों साइड्स हैं, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो कि अच्छा उसके जी, क्या मैं बताता हूँ, आप बहुत ही जबरदस्त सवाल है। उससे पहले जैसे मैंने कहा 200-250-300 साल, बल्कि यू सी 12, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा तो लाहौर अनारकली में, ही डाइड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 13th सेंचुरी, और लाहौर तो पहले ही था, उससे मतलब 5-6 साल पहले से था, गजनविद में आ गया था, लिटिल गजना कहलाता था। सात सलमान जो है वो उस पीरियड के, यानी कि दाता साहब टाइम जो है 1000, 1100, 1000, हाँ जी। तो मुस्लिम प्रेजेंस थी उस जमाने में, काफी अफगानिस्तान से मिलते जुलते एलिमेंट्स थे। और उसके बाद जो तैमूर, उसके बाद जो प्रॉपर सल्तनत शुरू होता है, तो उसकी मिसाल पाकिस्तान में मुल्तान का, जैसे शाहरुख आलम है, 14th सेंचुरी है, वो प्री मुगल है। उच्च के सारे मकबरे प्री मुगल है, आप देख रहे हैं ना। उसमें एक राउंड सा डोम होता है, स्फेरिकल सा, ये उसकी एक सॉर्ट ऑफ फॉरन पहचानी जाती है सुल्तानत पीरियड बिल्डिंग, की तरह मैसिव होती हैं, और उनके ये राउंड डोम्स होते हैं। और ये काफी एलिमेंट्स मुगल में भी चलते रहे, प्रोविंशियल में, जो इंपीरियल में नहीं। मुगल जो कह लें आप, प्रोविंशियल में आ जाता है ठट्ठा की मॉस्क, उसका भी उसी तरह का राउंड डोम है। इंटीरियर सारा लेट तैमुरिद है, हिराती है। और लाहौर में आप कह लें वजीर खान मस्जिद और नीला गुंबद वगैरह के उस टाइप के सल्तनत टाइप के डोम्स है, अंदर से वो मुगल है। मगर जो मजे की बात है, जो सल्तनत पीरियड आर्किटेक्चर में एक फैशन गुजरा था ऑफ यूजिंग स्टोन क्लैडिंग, तो वो मुगलों ने हुमायूं के मकबरे से दे री दैट केम फ्रॉम द प्रीवियस एरा, उन्होंने उस फैशन को दोबारा बहाल किया। तो वो एक वो जबकि तैमुरिद फॉर्म्स नहीं थी ना सल्तनत में ज्यादा, वो जैसे आप देखी होंगी, वो भी रीजनल वेरिएशंस भी हैं। मुल्तान साइड पे वो टरेट्स होती हैं मोटी मोटी, जो यहाँ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में नहीं होती। तो वो आप मेरे ख्याल से इंटरनेट पे रिसर्च कर सकती हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं, छतरी वगैरह, वो सल्तनत के हैं, और जो मेन न्यू इंस्पिरेशन है वो तैमुरिद है, विच इस तरह से इसका बनता है। क्योंकि जैसे कि ये जिस नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, तो गजनी महमूद गजनी के साथ ये इंटीग्रेट हो गया था ना, ऑल ऑफ द, जब हिंदू शाहियाज को डिफीट किया। हिंदू शाहियाज रूल्ड फ्रॉम अपनी दिल्ली टू काबुल, और हमारे यहाँ जो सॉल्ट रेंज टेम्पल्स हैं, कटास है, ये सब हिंदू शाहिया पीरियड का है, 6th-7th सेंचुरी से लेके 10th सेंचुरी। एनीवे, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। अब मैं ये आखिरी सेक्शन पे आता हूँ, जिसमें हम ताकि सिचुएट कर सकेंगे अपने एनालिसिस को। हमारे पास 15 मिनट है, तो दिस शुड बी फाइन। अच्छा देखिए, ये इस्तारा ही है, ये एक आर्ट हिस्टोरियन है जाइल्स टिलिटसन, उन्होंने कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश आर्किटेक्ट इन इंडिया पे काफी उनका काम है। तो उन्होंने उनसे एक सेमिनार में, जब मैं स्टूडेंट था मास्टर्स का, तो गुफ्तगू में उन्होंने ये आइडिया डिस्कस हुआ था, which I found was very useful because he was discussing colonial period building। उसमें जैसे आप देख लें, लाहौर में हाई कोर्ट है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, एनसीए है, ये सारी कॉलोनियल पीरियड बिल्डिंग्स हैं, और इनमें अक्सर एलिमेंट्स जो है वो मुगल हैं, डोम्स हैं, आर्चेज हैं, मगर उनकी ग्रामर जो है वो यूरोपियन है, रेनेसांस की है। तो ये पॉइंट मुझे बड़ा यूजफुल लगा।
or this is what defines sort of, which is called the Indo-Saracenic or the colonial imperial style, which wanted to make a mark and connect itself with the architecture of the Mughals. मगर उसकी सारी मैसिंग और प्लानिंग ग्रामर फर्क थी, किसी कुछ खास एक तरीके से, मतलब सिमेट्री वगैरह तो उसमें भी थी, चीजें कॉमन भी थी, मगर फर्क थी। तो ये ग्रामर इसलिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि किसी जबान में उसका जो स्ट्रक्चर है वो पहले आता है ना, अल्फाज से नहीं बनता। और जैसे आजकल जो आर्किटेक्चर में अक्सर मसला है, कभी मस्जिद बनानी होती है, हम आर्किटेक्ट्स ने समझते हैं कि जी डोम लगा दे और 2-4 आर्चे लगा दे तो इस्लामिक हो गया। तो हमारा पॉइंट ये है कि वो आप एक डोम और एक आर्च भी ना लगाएं, आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, बिकॉज ग्रामर इज व्हाट क्रिएट्स द स्पेस एंड द बेसिक उसकी प्रेजेंस जो है। आप समझ गए इस पॉइंट को? इसका मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा, ऐसे नहीं, ये इन जो चारों पॉइंट्स हैं इनकी आगे स्लाइड्स आएंगी। तो ग्रामर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आर्किटेक्चर, उसका लेआउट, वो बेसिकली एक 9 स्क्वायर एक कॉस्मोग्राम या मंडला होता है, वो भी हम देखेंगे। ग्रामर के बाद आपको पता है अगली चीज आएगी वोकैबुलरी, आर्चेज हैं, डोम्स हैं, पिलर्स हैं, ज्योमेट्रिक पैटर्न हैं। ये बात तो क्लियर होगी मेरे ख्याल है। फिर जाहिर है पहले प्रिंसिपल आता है, फिर उसकी एप्लीकेशन आती है। तो प्रिंसिपल हम पिछली दफा भी डिस्कस कर चुके हैं, वो जो इमाम गजाली का कोट था कि द सोर्स ऑफ ब्यूटी इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द बेसिस ऑफ ब्यूटी और हार्मनी, ब्यूटी इज हार्मनी, तनासुब, प्रोपोर्शनैलिटी। जो आज मैं बेसिक जो चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो प्रोपोर्शनैलिटी की वर्किंग दिखाना चाह रहा हूँ, बट एज अ विंडो टू द हिकमा एंड द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ऑफ द प्लेस where philosophy, spirituality and knowledge all come together in the context of this course. Principles हो गए, जैसे आज शुरू में भी बात हुई कि आपने हार्मनी की बात की, सिमेट्री की नहीं की, मगर बात तो शायद इसकी भी नहीं की। ये सबसे ही ऑब्वियस होता है, सेंटर हमेशा होता है ट्रेडिशनल डिजाइन में, बॉर्डर हमेशा, थोड़ा सा पिछली क्लास का याद करा रहा हूँ, बॉर्डर जरूरी होता है क्योंकि बॉर्डर यूनिटी कायम करता है। सेंटर जरूरी होता है कि वो उसके बगैर कोई उस चीज की सेंस ही नहीं है, और सिमेट्री होती ही है, और हार्मनी इज ऑफ द पार्ट्स। जब ये आपके पास प्रिंसिपल, पहले आपके पास ग्रामर होगी, एलिमेंट्स होंगे, बात करने का कोई यानी कि अल्फाज होंगे, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन आपको गाइड करेंगे। ये जो आज हम जो मेन मैं आपको स्लाइड शो दिखा रहा हूँ वो इसके बारे में है, और इन सेंस ये इनसे सबसे कम अहम है देखा जाए तो, because these are the technical means to achieve this harmony. ये नहीं भी होंगे तो ग्रामर होगी तो आपकी बिल्डिंग में काफी सारी ट्रेडिशनल क्वालिटीज आ जाएंगी। उस जैसे कोर्टयार्ड बिल्डिंग होती है, आप किसी पुराने हवेली में, मस्जिद में जाएं और आप उसके कोर्टयार्ड में एंटर हो, बादशाही मस्जिद या छोटी मस्जिद हो, बड़ी मस्जिद हो, कोर्टयार्ड का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है, और उस कोर्टयार्ड का मूवमेंट सेंटर भी होता है। तो वो तो ग्रामर हमें पहले ही काफी चीजें दे देती है। वोकैबुलरी फिर मौके महल के हिसाब से होती है, टू इनहांस दोज, कुछ टेक्निकल चाहिए होती हैं, कुछ एक्सप्रेसिव चाहिए होती हैं चीजें। तो ये बात, अब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि जो ग्रामर होती है वो नहीं, जो फॉर्म होती है वो बेसिकली सिंबॉलिक होती है, वो भी मैं अब आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा। अच्छा, ये बेसिक उस ग्रामर के पीछे जो है ना, ये मैंने पिछली क्लास में जान के नहीं दिखाई थी, ये उधर पॉइंट आता है कि जी ट्रेडिशनल आर्ट जो है, क्लासिकल आर्ट जो है, वो हमेशा यूज से जुड़ा होता है, उसकी फॉर्म सिंबॉलिक होती है, उसकी जो और उसका जो बनाने का तरीका होता है वो ब्यूटी के असूलों, हार्मनी पे बेस्ड होता है। ये आपको शायद याद हो। हम आज आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं कि जाहिर है यूज से ही आर्किटेक्चर बनता है, और आज जो हमारी बेसिक टॉक है वो उसकी प्रोपोर्शनैलिटी पे है, मगर जो उसकी फॉर्म है वो जो जिसको हम ग्रामर भी कह रहे हैं, उसमें ग्रामर भी शामिल है। जो लैंग्वेज है वो एक सिंबोलिज्म रखती है, जिसका ये बेसिक डायग्राम है। ये क्या है? एक असल में इसमें है सर्कल है, सर्कल के जो सबसे दूर वो आलम बाला या परफेक्शन या टाइमलेस या परफेक्शन का सिंबल है, हेवन का।
इधर जो सबसे दूर दूर पॉइंट्स है ना सर्कल पे, वो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उनको जब जोड़ते हैं तो स्क्वायर बन जाता है। ये अर्थ का सिंबल है। जैसे हमने कहा सूरज भी साल को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, समर, विंटर, ऑटम एंड यानी कि ऑटम एंड स्प्रिंग। और इस तरह फिर 4 क्वालिटीज भी होती हैं, हॉट, कोल्ड, ड्राई एंड मॉइस्ट। यानी कि 4 प्रिंसिपल्स अर्थ का, ये 4 प्रिंसिपल्स है। तो कहने का मकसद है कि फिर इनका 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक डायनामिक और एक स्टैटिक। ये जहां कट करते हैं ना दोनों स्क्वायर, इसको खत्म यानी कि सील ऑफ सोलोमन भी कहते हैं, खत्म सुलेमानी सिंबॉलिकली। तो जहां ये कट करते हैं, जब उनको जोड़ते हैं तो ये 9 खाने बन जाते हैं। सेंटर में बड़ा स्क्वायर, साइडों पे छोटे स्क्वायर, और ये यहाँ पे रेक्टेंगल। अभी इसको आगे दिखाता हूँ। ये आपको फॉरन, ये टिपिकल मुगल पेविलियन का नक्शा है। प्लान में जैसे आपने देखा, ये बिल्कुल उसको फॉलो कर रहा है। बीच में बड़ा स्क्वायर, इधर रेक्टेंगल, यहाँ पे स्क्वायर। इसका दूसरा, ये तो हो गया प्लान में 9 स्क्वायर। और एलिवेशन में ये जो कॉर्नर्स होते हैं डबल स्टोरीड होते हैं, ठीक हो गया। और ये जो ये स्पेसेस होती हैं डबल हाइट होती हैं। और जब इसको ऐसे काट के देखेंगे और अंदर जाएंगे, ये वो डबल हाइट स्पेस से हम एंटर, इधर से एंटर हुए, तो जो सेंट्रल स्पेस होती है वो फिर डबल हाइट होती है। ये इसकी ग्रामर है, 3 डायमेंशनल ग्रामर है। ये सिर्फ प्लान नहीं है, सिर्फ एलिवेशन नहीं है, सिर्फ सेक्शन नहीं है, और हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जाहिर है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी से ये सब डिविजन आ जाता है। आप देख सकते हैं, मैं एक आध एग्जाम्पल दिखाता हूँ, और इसी से ये इसकी वॉल्यूम बनता है। और इस प्लान फॉर्म का हमें, जैसे हुमायूं की कोर्ट हिस्ट्री वगैरह में, और जनरली इस प्लान फॉर्म का नाम है, हश्त कहते हैं 8 को, बहिश्त कहते हैं जन्नत को। इससे ही पता चल जाता है कि ये सिंबल है जन्नत का। हश्त क्यों? ये 8 खाने हैं और सेंटर में 9 है। अंग्रेजी में इसलिए इसको 9 स्क्वायर भी कह देते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं ज्यादा नहीं स्पेक करना चाह रहा, ये जरूरी था। और इसका ये कि एक सिंबलिज्म है। अच्छा ये क्या है, चले आगे शायद आए, ये तो आप समझ गए हैं। एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये ताजमहल से लेके ये लोहारी मंडी, लोहारी गेट में ये लाल हवेली है, घर है। अब ये जूतों की फैक्ट्री है बेचारी, इसका भी यही है। देखिए ना, कोनों में ये स्क्वायर्स हैं। ये हमारे दौर की 1920s 30s की है, ब्रिटिश पीरियड, और मिस्त्रियों ने बनाई है। ये इसका ग्रामर इतनी स्ट्रांग है कि इस एलिमेंट में फिर वही ग्रामर है, 1 2 3। आप 1 2 3, फिर इस हिस्से को देखें, फिर 1 2 3, फिर इसको देखें 1, यानी कि इतनी कंसिस्टेंट है। इनटू ईच एलिमेंट भी यू कैन सी दिस हैपनिंग। सो एट एवरी स्केल ये फिर रिफाइनमेंट और एक स्टेप आगे किया है। मैं मोटी मोटी भी बात करता हूँ कि इसमें, इसी ग्रामर में आपको सिमेट्री भी मिल गई, एक हायरार्की भी मिल गई, फोकस ऑन द सेंटर भी मिल गया। तो ये इसके काफी सारी क्वालिटीज इससे इमर्ज करती हैं। अब आखिरी पॉइंट ये है इस सिलसिले में कि अगर मकबरा होगा तो उसका गुंबद बाहर नजर आएगा। अगर बारादरी होगी, जैसे पिछली ड्राइंग में थी, उसका गुंबद अंदर से नजर आएगा, बाहर से नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू टाइपोलॉजी। अब घर होगा तो ये जो सेंटर है ये कोर्टयार्ड होगा अक्सर, और उसमें जो आसमान है वो गुंबद होगा। तो जैसे लास्ट क्लास में बात हुई थी, आसमान और गुंबद का एक बड़ा ऑब्वियस सा कनेक्शन। So it's a very harmonious way of organizing space and has a very deep message. अब आप ताजमहल को भी शायद नई आंखों से देखेंगे। इसका सेंट्रल ये डबल हाइट है, कॉर्नर्स डबल स्टोरीड है। अभी इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि कॉर्नर बताते को पूरी एक बिल्डिंग है, वो एक अलग बात है। और दूसरा पॉइंट के सेंटर, फिर ये सेंटर पे डोम है, डबल डोम है। असल में अंदर भी डोम है, अंदर से भी एक्सपीरियंस होता है, बाहर से भी एक्सप्रेस होता है। मकबरों और मस्जिदों में बाहर भी डोम, ये फिर हर टाइप का अपना वो है। और इसको मैं, क्योंकि गलती से वो मिस हो गई मुझसे, हुमायूं, हुमायूं और इसमें फर्क ये है कि तकरीबन यही अरेंजमेंट है, ये चीजें नहीं है विच रियली एक्सेंचुएट्स इट्स सेंट्रलिटी। और ये डोम थोड़ा नीचे है,
और उस जमाने में ये छतरी इंटीग्रेट नहीं हुई थी। इन्वर्टेड लोटस है जो कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से चला आ रहा है। ये सब एलिमेंट्स थे, ये चीजें जो है, इन पे छोटे छोटे लोटसेस ये थे वहां पे। और ये नहीं था, उसमें तैमूरिड डोम था, वो अब हल्का सा निकला हुआ था, इसमें और बल्बस हो गया। तो ये रिफाइनमेंट्स चलती रहती हैं। और दूसरा आपको पता है पैराडाइज गार्डन है, गार्डन का अपना सिंबलिज्म है पैराडाइज का, और इस बिल्डिंग का अपना सिंबलिज्म है। इसको कई दफा कहा गया है कि ये अर्श खुदा का इसमें सिंबलिज्म है आर्किटेक्चर में। आखिरी पॉइंट ये है कि जो ट्रेडिशन है वो ये मानता है कि जो कायनात है वो ऐसे ही chaotic नहीं है, बट इट रिफ्लेक्ट्स पैराडाइज और हेवन। सो therefore this diagram is also called a cosmogram. कॉस्मोस मैंने कहा था हार्मोनियस क्रिएशन को कहते हैं। तो गो के अपने नाम से ये हश्त बहिश्त है, यानी कि ये जन्नत का भी नक्शा है, मगर ये जो अंडरलाइंग परफेक्शन ऑफ द कॉस्मोस है उसका भी नक्शा है। ये यानी कि हेवन और अर्थ को मिला के देखता है रिवायती आदमी। हुजूर पाक की एक हदीस कहलाती है जिसमें आपने देखा जब मिराज में कि जो अर्श खुदा है वो एक बहुत बड़ा वाइट डोम है मोती का, जिसके 4 पिलर्स है, और उसमें से, इसमें मैंने सारा नहीं लिखा, उसमें से वो 4 नहरें बह रही हैं जन्नत की। तो इसमें ये सारा कुछ जो है एक यकजा हो गया। तो ये बेस्ड ही अगर एक टाइमलेस रियलिटी पे है, तो इन बिल्डिंग्स में वो टाइमलेसनेस ना हो, और ये यानी कि नेवर डाइंग ब्यूटी है। दुनिया में शायद सबसे ज्यादा लोग ताजमहल को विजिट करते हैं। तो क्लासिक चीज वही होती है जिसमें टाइमलेस क्वालिटी और टाइमलेसनेस जो है वो उसकी सोर्स जो है वो स्पिरिट है, उसकी सोर्स जो है वो पैराडाइस है, उसकी सोर्स जो है वो खुदा है। तो ये बहुत इस तरह से ये फन है, बहुत बड़ा हो जाता है, यानी कि मजाज के पर्दे में वाकई हकीकत से पर्दा उठ रहा है, जो हमने पहली क्लास में बात की थी। जब भी हम इसके साथ थ्योरी देखते हैं, इन चीजों के नाम देखते हैं, इंटेंशंस देखते हैं, 4 भाग, यहाँ तक के ताजमहल के गेट, मेरा ख्याल है आप लोगों से किसी पॉइंट पे वो भी शायद लेक्चर नहीं है। इस ताजमहल की जो कैलीग्राफिक प्रोग्राम है, इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑन एनी बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, मे बी, यस, मस्ट बी। और तकरीबन सारा ही कुरानिक है और इसमें बड़ी थीम के साथ है। हशर का काफी उसमें जिक्र है, मगर एंट्रेंस पे उसमें ये बुनियादी तौर पर है, सूरह अल फजर पूरी लिखी है, और उसमें ये कहते हैं, उसमें वो आयत है कि ओ thou soul at peace, enter thou amongst my servants, enter my paradise। बहुत ये पढ़ी जाती है, जो मतलब है, यानी कि उसमें तो गेट पे ही लिखा है कि ये पैराडाइज का सिंबल है, गेट पे लिखा है कि तुम मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो ये भी बातें जरूरी बातें, मैं अब इस पे नहीं जाता क्योंकि टाइम को देखता हूँ कि ये जो इस तरह से हाँ जी टाइम हो गया, ये फिर हम बाद में बात कर सकते हैं कि इस तरह से आर्किटेक्चर को देखना कोई इस्लामिक सिर्फ नहीं है, हर ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन में आर्किटेक्चर को सिमिलर तरह से देखा गया है। आखिर में मैं जल्दी से दिखा दूं क्योंकि आई वुड लाइक टू एंड ऑन टाइम। ये मुल्तान के उस्ताद की ड्राइंग है, एलिमेंट्स की बात हो रही है, मैं इस पे बात नहीं करता, ये हार्मनी के सिलसिले में मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। ये मेरे उस्ताद की ड्राइंग है, हाजी अब्दुल अजीज साहब, ये भी वोकैबुलरी में आ जाएगा ना, ज्योमेट्रिक पैटर्न। ये मेरे उस्ताद हैं हाजी अब्दुल अजीज साहब मरहूम, इनकी शख्सियत में ही पूरा ट्रेडिशन था। ये मुतसव्विफ भी थे, तहज्जुद गुजार भी थे, इकबाल की शायरी भी कोट करते थे, कॉस्मोलॉजी भी जानते थे, और अपने फन के मास्टर थे। 7वीं पुश्त थी इनकी इस काम। ये आखिरी सेक्शन यानी कि जो हमने कहा ना कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, ठीक हो गया ना, सेंटर है, हार्मनी, बैलेंस है, वगैरह, सिमेट्री है। हाँ ये आखिरी है। फिर जो आज हमारा इस ब्रेक के बाद जो होगा, ये बुलेट ऑफ के एनालिसिस है जिनका वो जिक्र आपने पढ़ा होगा। इस स्लाइड पे जल्दी से बात कर लूं कि अब तैमूरिद आर्किटेक्चर में भी वाजे ये कुछ 60 साल की रशियन स्कॉलरशिप है, उज़्बेक स्कॉलर्स की, यानी पूरी जनरेशन, 1-2 जनरेशन ने इन बिल्डिंग्स को नापा, इनको
मेजर किया, फिर एनालाइज किया, और इस सब का निचोड़ ये मिधत बोले मुस्लिम थे उज्बेकिस्तान के, इनसे मुझे इत्तेफाक भी हुआ। एक सेमिनार पे लाहौर आए थे जब मैं तो स्टूडेंट था, और ये काफ़ी ज़ईफ थे, और उन्होंने ये किताब दी जिसमें से ये हमने आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ। और बुनियादी तौर पर इन अ सेंस थ्रू गोलम्बेक एंड विल्बर, जिनसे मेरा तारुफ हुआ मास्टर्स के, क्योंकि ये किताब रशियन में थी, इसकी बस ड्राइंग्स देखते थे, और विल्बर एंड गोलम्बेक ने इसका समरी पेश की, और उसकी बुनियाद पर भी मैंने अपने मास्टर्स में उसको समझने की कोशिश की, और फिर अपने एनालिसिस को इनके काम पे बेस किया, और मेरा ख्याल है काफ़ी और चीज़ें सीखी। यानी कि एक से आगे जाती है ना बात, एक बंदा काम करता है। बेसिकली मैंने जो ये समरकंद, बुखारा, इन्होंने सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर का 400-500 साल के आर्किटेक्चर का ये मुतालिया किया था, और कुछ रिजल्ट्स निकाले थे जो आपने गोलम्बेक के आर्टिकल में पढ़े होंगे, जो मैं अभी इलिस्ट्रेट करूंगा। मैंने ये काम किया कि उन जो इन्होंने डिस्कवर किया था उसको एज हाइपोथेसिस लेके मुगल आर्किटेक्चर पे अप्लाई किया, और कि भाई अगर वो तैमूरियत थे तो क्या पता वही मेथड इस्तेमाल हुए हों। मिसाल के तौर पर ये लेंथ है, ये बेसिकली डबल स्क्वायर है, उसके डायगोनल जो होता है वो काम आता है गोल्डन प्रोपोर्शन बनाने के लिए। गोल्डन प्रोपोर्शन ऐसे ऐसे, यहाँ कंपस रखा, इतना खोला, यूं चलाया, फिर कंपस को यहाँ रखा और यूं चलाया। अब ये लाइन गोल्डन कट में डिवाइड हो गई। गोल्डन कट ये होता है, ये अगर ए है, ए का प्रोपोर्शन या तनासुब ये बी है, ए इज टू बी इज द सेम एज बी टू द होल लाइन। So this is the only point where the three entities are in the same proportion. इसका प्रोपोर्शन बड़े वाले से वही है जो बड़े वाले का पूरी लाइन से है, तो इसलिए खास खास जगह पे ये इस्तेमाल होता था। आजकल लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, ऐसा नहीं है। मैं अपने एनालिसिस में दिखाऊंगा कि कुछ और चीजें ज्यादा अहम है, मगर ये इस तरह ओपनिंग्स वगैरह में इस्तेमाल होता था। कैसे कि ये कट आ गया ना, फिर इस कट को हाफ किया और इसको यहाँ और अच्छा, ये मुझे अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ, मगर इसी से इसका ये जो नहीं ओपनिंग आ रही है, हाँ, जब इसको यहाँ पे, हाँ यहाँ फिर इतना खोल के ये किया तो ये उसी प्रोपोर्शन में चीजें डिवाइड हो गई, और इसी प्रोपोर्शन से इसकी एलिवेशन बनाई। अब आप पहचान सकते हैं, ये यूं पहले इसमें ये नीचे आए थे, इसमें इसी को ऊपर ले गए और यहाँ ले गए, तो ये भी गोल्डन प्रोपोर्शन के ही एक उसमें डिवाइड, यानी कि प्लान और एलिवेशन दोनों में, यानी काफी सोफिस्टिकेटेड ज्योमेट्री मैथमेटिक्स यूज होती थी, क्योंकि समरकंद, बुखारा और इस्लामी पूरी ट्रेडिशन में मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री पे बहुत काम हुआ। और अभी मैं आपको शायद किताब दिखाऊंगा, वो तो इससे मतलब 10th सेंचुरी की है, फॉर क्राफ्ट्समैन एंड आर्किटेक्ट ऑन ज्योमेट्री। तो ये इल्म बहुत स्ट्रॉन्ग इसका। बस यहाँ पे ये खत्म करते हैं, सॉरी टाइम। अच्छा जी, तो हम 15 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आखिरी हिस्सा शुरू करेंगे, विच विल बी द एनालिसिस। जी आप लोग फॉलो कर पाए ना, क्योंकि बिल्कुल खामोशी है, कोई एक शख्स कुछ कह दे कि मेक सेंस और नॉट। वो आपने मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया, मैं तो खामोशी रहूंगी अब। सर बस जितना आपने दिमाग के हिसाब से समझा, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर गया दिमाग के। नहीं नहीं, ये मुझे नहीं इतना कहना चाहिए था, इसमें मुझे खुद मैं कंफ्यूज हो गया था। मैं आपको बताऊं कि ये इन्होंने कट जो निकाला, इसको जब हाफ करके ये आधा सर्कल लगाया तो इससे इसकी डेप्थ आ गई। ये मैं सॉरी, ये और इसी तरह आगे चल के ये सारा जो इन चीजों का डिवीजन है। सर मैं आपके उस काम को देखने के बाद मुझे लग रहा है आपका भी कोई ज्योमेट्री उनके साथ चलता है। जी अपने टीचर के साथ चल रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है जी, अब हम ब्रेक लेते हैं। जी जी
अच्छा सर, ये जो शाही किले में जब हम जाते हैं, अब आपको हंसी आएगी मेरी बात सुन के, लेकिन चलें, तो वो जो गाइड्स होते हैं, आई एम श्योर उसमें बहुत सारी एग्जैजरेटेड स्टोरीज भी होती हैं। तो जब वो शीश महल दिखा रहे होते हैं, दे ऑलवेज टेल द स्टोरी के बादशाह ने मलका से कहा कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, और मलका ने कहा कि मेरे लिए सितारे ले आओ, एंड दैट्स हाउ ही बिल्ड दैट जो शीश महल है। और उसके बाहर एक कोई पॉन्ड भी, ऑब्वियसली अब तो वो नहीं है, तो उसमें वो था कि चांद जो इस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था कि चांद उसके बिल्कुल सेंटर में आता था। तो वो जो चांद सितारे लिटरली ज़मीन पे लाने का जो उसने एक वादा किया था या ख्वाहिश का इजहार किया गया था, वो पूरी हुई थी। तो ये इसमें कितनी सदाकत है, ये मेरा क्वेश्चन है। मैं आपसे कहूँगा कि आप तुस्के बाबरी देख लें, तुस्के जहांगीरी देख लें, आप शाहजहांनामा देख लें, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ठीक। और सर दूसरा ही मेरे ज़हन में ये था कि अगर एक्चुअली ऐसा हुआ है या कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन की गई है कि जो चांद है वो उस पॉन्ड के सेंटर में आता है, तो वो आई वंडर कि वो कौन से ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते होंगे, या वो इतने थे उन सारे आर्किटेक्चुरली एडवांस के उनके लिए पॉसिबल था इस तरह की किसी चीज़ को एक्सिक्यूट करना, मतलब थे वो या नहीं, ये मेरे जहन में भी एक क्वेश्चन आ रहा है। चलें, ये एंड में आप बताएंगी इंशाल्लाह, इसका जवाब आप ही बताइएगा एंड ऑफ द टॉक पे। ये मैंने ना इधर मैं क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था, इसको मैं खत्म करना चाह रहा हूँ ये, ताकि आपको पॉइंट मैंने जब पहले भी कहा कि सारा जो होता है प्रोपोर्शनिंग का होता है कि एक वहदत को किसी तरीके से तनासुब से बांटना होता है। ये यूनिट है यहाँ पे, दिस इज द यूनिट। इस यूनिट को हमने ये गोल्डन कट की टेक्निक से कंपस के जरिए और रूलर के जरिए पहले इस हिस्से में गोल्डन जो मशहूर कट है उसमें डिवाइड किया, मगर यहाँ रुके नहीं है हम, ये तो यूज ही नहीं हो रहा। इसको फिर और सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हाफ कर रहे हैं और फिर हाफ सर्कल लगा रहे हैं, तो इसकी डेप्थ आ रही है। फिर वो जो हमारा यूनिट था, बल्कि यूनिट नहीं, ये जो गोल्डन कट था वहां कंपस रखा, और ये जो है ना ये डायमेंशन जो गोल्डन कट की है उसको जब इधर ट्रांसफर किया तो ये हमें इस पिलर की चौड़ाई आ गई, और फिर इस सेंटर से इसी चौड़ाई को यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो आप देख रहे हैं काफी सोफिस्टिकेटेड ये मूव्स हैं गोल्डन कट को कैसे। हाँ जी, गोल्डन रेशियो होता है 1.618 समथिंग, ये उसी सेम प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। जी जी, वही तो बता रहा हूँ। ये जो इसका प्रोपोर्शन इससे है वो इसका पूरी लाइन से है, और उसको अगर हम 1 से एक्सप्रेस करें कि अगर फर्स्ट चीज 1 है तो दूसरी चीज जो है वो जैसे आपने कहा 1.6 वगैरह है, मगर वो असल में क्या है √5 + 1/2। खैर वो अभी आपका वो मसला नहीं है, इसको छोड़ दे। कहने का मकसद दीजिए, हाँ वो वही नंबर है, उसका खासियत ये है कि ये तीनों चीजें जो है ना एक ही प्रोपोर्शन। तो इस क्लैरिफिकेशन के बाद के ये इधर जो अभी सवाल भी हुआ था कि आप देख सकते हैं काफी सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये गोल्डन रेशियो से कनेक्टेड है, इतना कोई आसानी से नहीं है। एनीवे लेट्स गो अहेड। अच्छा जी, अब मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल, ये जो पीछे थी ये सारी तमहीद थी, अब जो आज का मौजू रखा है वो प्रोपोर्शनिंग का जो है ना मेथड्स। इसमें मुद्दा ये है, या इसमें सर्च मेरी एज एन आर्किटेक्ट ये रही कि इन बिल्डिंग्स में हमें ये एक हार्मनी सी नजर आती है, और दूसरा सवाल ये कि डिजाइन करते कैसे थे। असल आर्किटेक्ट के लिए तो ये सवाल है कि अगर पूरी दुनिया कह रही है, हम भी कह रहे हैं, और हम इन बिल्डिंग्स को स्टडी, जो मॉडर्न आर्किटेक्ट्स भी हैं वो स्टडी क्लासिकल की करते हैं। जो मॉडर्न आर्किटेक्चर का फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर जाना जाता है उसका नाम है ले कॉर्बुजियर, जिसने चंडीगढ़ डिजाइन किया, बड़ी फेमस बिल्डिंग्स यूरोप में। ये सारे डब्बा आर्किटेक्चर उसने शुरू किया था। और उसका आर्किटेक्चरल जो इंस्पिरेशन थी, बिकॉज वो लोग ज़्यादा सोच समझ के काम करते हैं, उन्होंने मॉडर्न
रेनेसांस की और मॉडर्निटी की सारी बुनियाद जो है वो क्लासिकल ग्रीस है, तो उन्हें पता है, तो वो अपना पूरा ट्रेडिशन को ग्रीक क्लासिसिज्म पे बेस करते हैं। इसका ये मतलब नहीं उसको कॉपी करते हैं, मगर उसकी सोच और उसकी क्वालिटीज को समझ के इस्तेमाल, अपने रूट से जुड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि मॉडर्निज्म, प्योर मॉडर्निज्म जो कि क्लासिसिज्म के खिलाफ था, वो अपनी रूट से फिर भी जुड़ा हुआ था। ये एक लंबी बहस है, मैं अभी नहीं करता, मगर हुआ ये कि 23-24 साल की उम्र में लर्निंग के नियत से उसने यूरोप का दौरा किया और एथेंस गया और पर्सिपोलिस पे वो बड़ा मशहूर वो ग्रीक वो है ना, वो आप भी देखते होंगे, व्हाइट हाउस टाइप जो है, वो पार्थेनॉन है, उसके खंडरों की वो 2 हफ्ते स्टडी करता रहा और तस्वीरें खींचता रहा और पूरी जिंदगी उसी से इंस्पायर होता रहा। और जब उसका सबसे फेमस प्रोजेक्ट विला सवॉय बन रहा था 60s में या जब भी 50s में, उसने ये स्टेटमेंट दी, they said that the high pope of modernism said this at the height of, when his famous Villa Savoy was being made. He said that my only master is the past. तो ये बिल्डिंग बिल्कुल रेलेवेंट है, इवन मॉडर्निटी में वो रेलेवेंट है, जो क्योंकि ये स्पेस से ताल्लुक रखती हैं और ये सब मानते हैं कि इन बिल्डिंग्स में स्पेस का जिस महारत से इस्तेमाल है वो उसको टाइमलेस क्वालिटी देती है। चाहे वो मॉडर्न आर्किटेक्ट हो, चाहे वो प्री मॉडर्न आर्किटेक्ट हो, टाइमलेसनेस और वो एक खोज जो है ना और द इटर्नल, वो इंसान की सृष्ट में है। तो ये बड़े बड़े जो मास्टर्स रहे हैं मॉडर्न पीरियड में भी, दे हैव ऑल स्टडीड क्लासिकल बिल्डिंग ऑफ देयर ओन ट्रेडिशन एंड इवन अदर ट्रेडिशन। तो ये मैं एज एन आर्किटेक्ट आपको बुनियाद बता रहा हूँ कि पुराना चीज को स्टडी करना, और जो लोग आप में से कोई आर्ट से ताल्लुक रखते हैं, आपको पता है कि जब हम फाइन आर्ट्स या आर्किटेक्चर डिजाइन पढ़ने जाते हैं तो हमें हिस्ट्री ऑफ आर्ट जरूर पढ़ाते हैं, उसमें क्लासिकल भी पढ़ाते हैं, इजिप्ट भी पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि इंसान कोई हवा मुअल्लक नहीं है, उसके किसी का जी माइक खुला है, शोर हो रहा है। अच्छा जी, तमीज लंबी हो गई, आगे चलते हैं। ये ताजमहल के ही कॉम्प्लेक्स में 2 मज़ार हैं शुरू में, ये हाई रैंकिंग लेडीज के हैं, क्योंकि मुमताज महल का मकबरा है ना, तो जो उनकी हाईएस्ट रैंकिंग लेडीज थी, ये खुद बहुत पढ़ी लिखी और कोर्ट पोएट की बहन थी, और फिर आगे इन्होंने लोगों को सिखाया पढ़ाया। ये बहुत पढ़ी लिखा एक इन्वायरमेंट थी, और जिसमें लिटरेचर और मुख्तलिफ फ़नून को लेडीज भी उसी तरह परस्यू करती, कैलीग्राफी, घोड़सवारी, तीर कमान, इतर बनाना। तो लिटरेचर में इनमें से एक का बहुत बड़ा, इनके भाई बहुत ही फेमस जमाने के लॉरिएट थे कोर्ट के। अच्छा, ये वो बिल्डिंग है, इसको हम देखेंगे शायद डिजाइन कैसे किया है, या सॉरी ये हो सकता है आप ये कुछ चीज आपको नजर आ रही हो, मगर यहाँ ताजमहल है, उसके 2 फ्लैंकिंग बिल्डिंग्स हैं, फिर ये 4 बाग है। तो दिस इज द मेन ताजमहल कॉम्प्लेक्स, और उसके उधर दरिया जमुना जा रहा है। तो ये वो 2 मकबरे हैं जो इस 4 कोर्ट में है। ये एंट्रेंस गेट है, जिसे मैंने कहा वो सूरा अल फजर लिखी है कि एंटर माय पैराडाइज। ये 2 एक जैसे मकबरे हैं, ये भी इन सेंस इसी ग्रामर पे बेस्ड हैं। देख रहे हैं ना आप, एक तो वो 4 दीवारी है, ये बिल्डिंग है एक पेडेस्टल पे, इसके दोनों यहाँ 2 फ्लैंकिंग बिल्डिंग हैं, और ये 4 बाग है। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत डिजाइन वाइज देखा जाए तो हम इसको जरा अब देखेंगे। वो वाला हाईलाइट इसलिए हुआ है कि जब मैंने सबसे पहले ये प्रेजेंटेशन दी थी 2013 में, तो वहां मैंने 2 बिल्डिंग्स का एनालिसिस दिखाया था, क्योंकि एक से कोई बात बनती नहीं है ना, यू हैव टू शो के फॉर मतलब साइंटिफिकली, तो फिर ही वो प्रूव होता है ना। मगर अभी तो ये ऑन गोइंग काम है, बहुत सारी बिल्डिंग्स का एनालिसिस करेंगे तो कोई हम थ्योरी पेश कर सकें। अच्छा जी, अब जो मेन पोर्शन है जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, वो इस बिल्डिंग का एनालिसिस करेंगे ज्योमेट्रिकल। पहला पॉइंट क्या होता है कि वी स्टार्ट विद द होल। तो होल इज दिस बिल्डिंग, ये इसका बरामदा है, ये बिल्डिंग है, ये कब्र है, इसको हम होल मानेंगे। ऑल्दो ये अब शुरू तो साइड से होता है, वो भी ये
अच्छा सॉरी, ये बीच में आ रहा है, ये जो भी है इधर, ये भी देख रहे हैं, इसके अंदर अंदर ही है। अच्छा जी, ये ऑक्टेगन भी हमें मिल गया। ओ सॉरी, ये बिल्कुल बीच में आ गया इसका, ये जो भी है ये, और मेरी प्रेजेंटेशन को ये खराब कर रहा है। अब ये पता नहीं, किसी को पता है ये कैसे ये जूम में से गायब होगा? अच्छा जी, ये इस स्क्वायर के अंदर हमने एक स्क्वायर इंस्क्राइब किया, ठीक है जी, और अब उस स्क्वायर के अंदर ये रेड स्क्वायर एक और इंस्क्राइब किया। एक और ऑक्टेगन बन गया। अब यही स्टेप हम एक दफा और करेंगे। देखिए, इसके अंदर एक इंस्क्राइब किया तो हम बिल्डिंग तक पहुंच गए, और जब इसका रोटेटेड किया तो ये बिल्डिंग की फॉर्म आ गई। आप लोगों को भी ये चीज नजर आ रही है बीच में स्लाइड के? प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेड। जी सर। जी सर आ रही है। ये कैसे हटेगी? तो बड़ी इरिटेटिंग है। सर ये मिनी फॉर्म में हमेशा ही नजर आती है, पता नहीं ये क्यों ये है, सेंटर लेकिन में आ गई है। इट लव्स दिस प्रेजेंटेशन सो मच। सर आपकी दो विंडोज तो नहीं खुली हुई एक साथ? जूम की दो विंडोज तो नहीं खुली हुई एक साथ? आई डोंट थिंक सो। हम्म। जी बेटा बताओ ना। ये पहले इधर था, इधर आ गया। चलो अभी तो कुछ नहीं हो सकता इसके बारे में, किसी से सीख लेंगे। नहीं, इट्स नॉट मूविंग वे। सर एक सेकंड। इसका लगता है गूगल ही करना पड़ेगा, अपेरेंटली काफी कॉमन प्रॉब्लम है ये। अच्छा चलो यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, इसको मैं देखता हूँ कि दूसरी। सर आप कंटिन्यू करें, अगर मुझे इसका कोई सोल्यूशन मिलता है तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। अच्छा जी ठीक है। अभी तो नहीं गायब हुई? नहीं। सर अब अभी थोड़ी देर के लिए गायब हुई थी, फिर वापस आ गई, लेकिन आप कंटिन्यू कर लें, इसको हम बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है जी। सॉरी अबाउट दैट। अच्छा जी, मैं कहा कि ये हम पहुंच गए जी बिल्डिंग पर, ठीक है ना? अब ये इधर जो है ना, एक प्रोपोर्शन, बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोपोर्शनैलिटी चल रही है। इसमें हो ये रहा है कि ये स्क्वायर के जब अंदर इंस्क्राइब करते हैं स्क्वायर, तो उस स्क्वायर का एरिया हाफ हो जाता है, और जब यहां पहुंचते हैं तो इसकी साइड हाफ हो जाती है। अब ये जो डबलिंग और हाविंग है ना, दिस हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद म्यूजिक। आपने सुना होगा, आप में से कुछ ने, कि ये कहा जाता है कि आर्किटेक्चर इज फ्रोजन म्यूजिक। इस स्टेटमेंट की बुनियाद यही ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शनिंग है, क्योंकि इट सॉर्ट ऑफ इज लाइक एन एनालॉजी ऑफ म्यूजिकल हार्मनी। जो मुख्तलिफ नोट्स के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी होती है तो म्यूजिक होता है। एक एग्जांपल देता हूं कि अगर फर्स्ट नोट है, सा है जैसे ना, सारे गामा पादा नी सा, फिर से सा होता है ऊपर, तो ये पूरा एक म्यूजिक 7 सुरों का एक, बस यही सुर है, एंडिंग फर्स्ट एंड लास्ट। जो फर्स्ट है उसकी लेट्स से फ्रीक्वेंसी अगर 1 है, तो जो जो उसकी लिमिट है ऊपर वाला सा, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, एग्जैक्टली डबल है। और इस तरह और भी बेसिक जो प्रोपोर्शनैलिटीज है ना म्यूजिक की, वो आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे कि इसका प्रोपोर्शन इससे जो है ये 3:4 है, विच इज द फोर्थ नोट। इसका प्रोपोर्शन इससे जो है वो है 2:3, विच इज द फिफ्थ नोट। तो ये अभी तक मैं डिस्कवर कर चुका हूं कि इस तरह से भी, और ये इस पे मैं शायद आपको एक एक्सट्रैक्ट भी दूंगा, वो काफी इंटरेस्टिंग है, इस पे आपको और समझ आएगा ये इंस्क्राइब्ड फॉर्म्स का। अब हम आगे चलते हैं। तो
तो इसके अंदर हमने इंस्क्राइब किया तो क्या आ गया, वो कमरा आ गया, कमरे की विड्थ आ गई, या कहिए कि दीवार की थिकनेस आ गई उसी मेथड से। जाहिर है जब उसको रिपीट किया तो पूरा कमरे ऑक्टेगन आ गया। ये येलो में अब उसको हाईलाइट किया। तो ये एक यानी कि सिंपल प्रोसेस से, एलिगेंट प्रोसेस से ये इस तरह ये हमने अचीव हुआ ना। इसमें हमें वॉल थिकनेस आ गई थी वगैरह। इसमें कुछ चीजें मैंने माइनस की हुई है तो जरा स्किप है, मगर ये हमने अभी तक ना ये डिस्कवर किया है। आई होप यू कैन अप्रिशिएट दिस। मेरे ख्याल है हाल इन्होंने कोई तलाश कर लिया है इसका, ये जो जी मेरे ख्याल है कि जो इंटरफेरेंस का हल है ना, वो चैट में उन्होंने उसको बता दिया। इधर से जाके होगा। आप क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। सर वो कह रहे हैं कि जो चैट में किसी ने शेयर किया है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो प्लीज मूव दिस विंडो वाला सोल्यूशन है, उसके लिए आपको कुछ सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी माइक्रोसॉफ्ट की। ऑलराइट, ये तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम समझ से बाहर है। क्लिक ऑन स्लाइड शो, वो कहाँ है मुस्तफा? चलिए फिर हम बाद में सीख लेंगे, यही कह सकते हैं। ये इसको एक दफा बंद करके खोलूं, एक दफा कर लूं जी इसको रीशेयर, इधर से ही शुरू कर देंगे। बिल्कुल। नहीं, उसका मसला नहीं है। ये लग रहा है यहीं से शुरू हो गई। चले जी, शुक्र है, थैंक यू। ओह नो, नहीं अभी चला जाएगा। अच्छा जी, थैंकफुली ये कुछ इट वर्कड। तो ये हमने अभी तक डिस्कवर किया। ये भी काफी खूबसूरत। मैं सोचता हूँ आप लोग के कोई कमेंट्स यहाँ तक? सर मेरा एक कमेंट है, इस तरह अभी आपने मेंशन किया कि ये जो पैटर्न है इसको म्यूजिक से भी कंपेयर किया जा सकता है। तो एक पर्टिकुलर म्यूजिक टेक्निक है जिसको बोलते हैं शेपर्ड स्टोन। तो वो मुझे इसका रिमाइंडर था। शेपर्ड स्टोन में होता ही कि एक ही बेसिकली एक तरह से लूप म्यूजिक का बनाया था, लेकिन वो या फिर वो इंक्रीज कर रहा होता है अपनी पिच के अंदर, डिक्रीज कर रहा होता है, और उसको अगर आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर उसको आप लेयर करें तो इट सीम्स लाइक इधर इन्फिनिटली साउंड दैट इज इन्फिनिटली इंक्रीजिंग और इन्फिनिटली डिक्रीजिंग। तो उसको शेपर्ड स्टोन बोलते हैं। इसमें जो एक बड़ी क्लियर बात है कि जैसे ये अगर हम अंदर से इस सारे प्रोसेस को भी आप देखेंगे कि इधर से भी शुरू कर सकते हैं। जाहिर उन्होंने डिजाइन तो ऐसे ही किया होगा, बट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग, यू सी। तो ऐसा भी आप देखेंगे कि एज इफ यहाँ से एक साउंड बनी और फिर वो रिवर्बरेट कर रही है। जैसे पानी में आप पत्थर डालते हैं तो पहले छोटा सर्कल बनता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। रिवर्बरेशन का एक इसमें क्वालिटी है जो कि प्रोपोर्शन से आ रही है ना, एक प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है। तो ये अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम इस कमरे के, इस मकबरे के अंदर जाके एनालिसिस करेंगे। अभी हम यहां तक पहुंचे थे, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर वही अमल करेंगे। ये एक अब जरा सा स्पीड अप कर दिया है, बारी बार एक साथ ही लगा दिए दोनों, क्योंकि आप अब पता चल गया होगा आपको, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि अगला स्टेप क्या होगा। कुछ स्लाइड्स थोड़ी सी हिली हुई आप देख सकते हैं, असल में ये बिल्कुल फिट बैठता है। ये हिल गई है, मुफी देखो देखो, इसमें इंस्क्राइब किया जी, और फिर दूसरे में इंस्क्राइब किया। आप अब माइंड्स आए में इसको इसकी जगह पे फिट कर लेना, जो हिल गई है। तो क्या होगा, ये जो पेडेस्टल नहीं है कब्र का, उसकी लेंथ एग्जैक्ट आ जाती है।
फिर एक स्टेप जाएं तो एग्जैक्ट कबर की लेंथ आ जाती है। और अब आप देख पा रहे होंगे कि इधर से जो ये कटिंग पॉइंट्स हैं उनको जोड़ूंगा तो कवर की विड्थ आ जाएगी। So this is the unit from which all of it sort of reverberates outward conceptually. अरे शुरू आप अंदर से करेंगे तो यहाँ I think it's quite clear. कोई यहाँ कोई confusion तो नहीं है, या मैं समझ रहा हूँ कि confusion नहीं है? कोई शख्स प्लीज। नहीं सर, क्लियर है। It's amazing. तैमूर साहब, एक क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन था मेरा छोटा सा। इस टेक्स्ट में जो आपने शेयर की थी वो वर्ड यूज करे थे मॉड्यूल, और मतलब द आइडिया बीइंग कि एक मॉड्यूल, या मुझे जो समझ आई उससे वो ये कि एक जो सेंट्रल फीचर होता है उसको सिलेक्ट करके फिर उसको यूज करके जो प्रोपोर्शंस हैं वो डेवलप होते हैं। तो इज दिस जो कबर है दैट्स द मॉड्यूल, इज दैट द टर्मिनोलॉजी? अच्छा, हाँ नहीं, इसमें दो चीजें बुलेटॉप इस्तेमाल करते हैं। एक मॉड्यूल है विच इज द सॉर्ट ऑफ यूनिट। इस केस में प्रॉब्ली यू राइट, बट आई डोंट थिंक सो। वो जो बात करते हैं ना, वो एक कहते हैं जेनरेटिव यूनिट। वो जेनरेटिव यूनिट कहेंगे इस पूरे कमरे को कि दिस इज वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम, विच मेक सेंस कि आप जो आउटवर्डली भी इस कमरे से रिलेटेड है, इनवर्डली भी इस कमरे से रिलेटेड है, वो इस तरह। या maybe if what you're saying is also correct, this can be the generative unit. Magar what he says is that the most significant dimension in an area would be the generative unit and everything would be related to it. हमने शुरू में अभी एक गेटवे का प्लान देखा था, उसमें जो गेटवे की विड्थ थी वो जनरेटिव यूनिट होगा, उसको इक्वली डिवाइड किया और फिर उससे आउटवर्ड भी गए, इनवर्ड भी गए। इसमें जो हम तक मुझे याद है बुलेटॉप के तहत ये कमरा जनरेटिव यूनिट होगा। और मॉड्यूल असल में कहते हैं कि इसका प्लानिंग मॉड्यूल होगा, जो आप इसको कह सकते हो। अब विल सी, प्लानिंग मॉड्यूल अलग होता है जो कि स्मॉलर चीज होती है। अभी देखते हैं, विल कम बैक टू दिस। जब इसको हम, आपने अगर वो आर्टिकल पढ़ा है तो उसमें वो कहते हैं कि पहले बिल्डिंग को ज्योमेट्रिकली डिजाइन किया जाता है, ये ज्योमेट्री है। फिर उसको जो उस जमाने का मेजरिंग यूनिट था, गज, शाहजहानी गज, उसके साथ उसको कहा उन्होंने एनालिटिकल मेथड। उसको होल नंबर्स में रिड्यूस करते थे। ये बहुत एंशिएंट आर्किटेक्चर का मेथड है, क्योंकि आर्किटेक्चर हमेशा से असल में ऐसे ही होता आया है। ये बेबीलोनियन और इजिप्शियन टाइम से ऐसे ही होता आ रहा है। जाहिर है इसमें सोफिस्टिकेशन और ही लेवल की है, मगर बुनियाद वही है कि the basic architecture is based on geometric proportions, but on the site you have to, क्योंकि ये सारी जो proportioning है ये √2 और irrational numbers पे based है। साइट पे आप ये नहीं कह सकते कि 1.6, 1, 2, 3, वहां तो आपने होल नंबर्स में बताना भी इतने फुट या आधा फुट या क्वार्टर फुट। वो मॉड्यूल कहलाता है नॉर्मली ना, जो गज होता है। तो अभी मुझे याद आ गया, बुलेटॉफ कहते हैं कि नॉर्मली द मॉड्यूल इज द थिकनेस ऑफ द वॉल। कि जितनी, लेट्स से ये वॉल अगर 3 गज चौड़ी है तो ये कमरा मल्टीपल ऑफ 3 गज होगा। दिस वुड बी द मॉड्यूल एंड इसका मल्टीपल ये कमरा होगा। सो द मॉड्यूल इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट। मॉड्यूल इज दिस प्लानिंग मॉड्यूल विच इज इन होल नंबर गज, जो उस जमाने का जो भी मेजरिंग यूनिट है, क्योंकि वो गज तो इतना, ये बड़ी मोटी मोटी बिल्डिंग होती है, गज समझे इतना होगा, मॉड्यूल ये होगा। और जेनरेटिव यूनिट ये उनकी अपनी इस्तिलाह है, ये कमरा होगा, मगर इन अ सेंस हम इसको भी जनरेटिव यूनिट कह सकते हैं, क्योंकि हर चीज इससे नहीं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये हम आगे, दिस इज द, एंड दिस इन फैक्ट इज द स्मॉलेस्ट section of the design, and you can say that it is related to the whole. अब मैं इससे कुछ चीजें अखज करूंगा, ये इसको इसलिए हाईलाइट किया है जो अभी हमने डिस्कवर किया है। इसको जब हम एक्सटेंड करते हैं तो ये पेश ताक, वो जो आपने ग्रामर में भी देखा था ना कि एक ईवान होता है, एक रेक्टेंगुलर स्पेस होती है। इस टाइपोलॉजी में वो रेक्टेंगुलर स्पेस सिर्फ एक आर्च का ऐसे झलक सी रह गई है, मगर क्योंकि ग्रामर में है वो आई है, उसकी चौड़ाई जो है इधर से आ रही है। समझ रहे ना आप, ये हाईलाइट किया, ये भी डायमेंशन इससे लगता है रिलेटेड है। और ये 8 ये सिमेट्रिकल है, चारों तरफ आपने रिपीट कर दिया।
समझे ना, वो जो जब इस ज्योमेट्री से कैसे ये देखें, कमाल है, ये बड़ी मुश्किल से मुझे मिला था, समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हुआ है। एनीवे अब हम वो पहले हमने इससे देखा था ना, अब उससे जो बाहर वाला था, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप अंदर आए थे ना, अब उससे बाहर वाले को यूज करें तो उसके कटिंग पॉइंट से ये ओपनिंग की साइज आ रहा है। अब अभी आगे ये अभी मुझे बात याद आ गई कि ये अगर 1 है ना, तो ये लेंथ और ये लेंथ जो है ना, ये इररेशनल नंबर्स में, ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग मैं आपको बताता हूँ। आपको तो पता है ना, अगर इसको हम 1 मान ले इसकी एक साइड को, तो ये डायगोनल जो है इसका साइज होगा √2 बाय पाइथागोरस थ्योरम। दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर इज दिस साइड स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज। अगर ये दोनों 1 है तो 1 का √रूट भी 1 ही होता है, तो ये होगा 1 + 1 √रूट, यानी कि ये 2 √रूट है। और अगर ये मेरे उस्ताद ने वैसे मुझे सिखाया था, कॉलेज वॉलेज में कोई नहीं सिखाया था, कि इसको अगर हम इतना खोलें और ऐसे करके आर्क लगाए तो ये एग्जैक्टली यहाँ कट करेगी। तो दिस इज द क्राफ्ट्समैन मेथड ऑफ क्विकली मेकिंग एन ऑक्टेगन। अब आप समझ गए ना कि इधर से इधर फिर क्या लेंथ होगी, हाफ द डायगोनल व्हिच वुड बी √2/2, हाफ ऑफ √2। क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना आर्टिकल, उसमें यही लिखा है कि इररेशनल नंबर्स हैं, वो कुछ समझ नहीं आती क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये लेंथ असल में क्या है, √2 का हाफ है। इसको हम इस पूरे 1 में से निकाल दें, मतलब ये भी फिर इसी तो ये आ जाएगी, ये हमें नहीं चाहिए। और फिर उस यानी कि ये जो साइज है ना, ये भी √रूट में आता है, विच इज एन इररेशनल नंबर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ज्योमेट्री इररेशनल है, मगर अभी आप देखेंगे इसी सेक्शन का जो सेकंड पार्ट है, उसमें आप देखेंगे कि ये होल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पॉइंट्स वॉइंट्स नहीं रहेंगे, ये एग्जैक्ट नंबर आएगा। ये बहुत पुराना एक मैथमेटिकल तरीका है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, और बहुत सिंपल है। इस तरह बड़ा मुश्किल लगता है अगर उसको लफ्जों में लिख दें तो। ठीक हो गया ना जी, ये इसका ये बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत, इसमें स्लाइड कम हिली हुई है तो यू कैन सी कितना सही फिट हो रहा है ना ये सारा कुछ, माशाल्लाह। तो ये यहाँ पे मैं ये खत्म होता है कि द बिल्डिंग, जो जो चीजें हमने बिल्डिंग में डिस्कवर की हैं वो इसमें समराइज्ड है। एक और इमेज है, इसी को एक और तरह रंग करके दिखाएं, ये शायद बेहतर है। ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कवर्ड। तो मैं कहता हूँ ये ऐसे कि जैसे ये बिल्डिंग एक जूल है which sits within, यानी कि would you agree with me? जी सर। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। अब समझ आता है कि ये जो ये मतलब ये सारी कोर्ट हिस्ट्रीज में लिखा हुआ है कि ये बिल्डिंग्स की पहले ड्राइंग बनती थी, उसमें ये लिखा होता है कि तरह बनाई गई। आज तक हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, किस तरह ये करोगे, अंग्रेजी में भी ऐसे ही है। जो हम लोग आर्किटेक्ट्स ड्राइंग बनाते हैं, प्लान, उसको प्लान कहते हैं। प्लान का मतलब कि मैं हाउ विल इट इज प्लान, जो इंग्लिश में भी यूज होता है, किस तरह मैं कोई काम करूंगा, वो टेक्निकली भी इस ड्राइंग को प्लान कहते हैं। और फारसी में उसी ड्राइंग को तरह कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत तरह बनाई गई। और वो कौन बनाता था तरह, उसमें लिखा है कि उस्तादान, और मैंने शायद इसमें कोट भी किया हो, बड़े बड़े उस्ताद बनाते थे। तो तैमूर साहब, ये आई एम सॉरी आपकी बात काटी, ये मैप्स अवेलेबल हैं, ये प्लान्स या तरह जिसको आप कह रहे हैं, ये कोई हिस्टोरिकल उसमें रिकॉर्ड्स में पड़े? बहुत कम है, मगर उसके शवाहिद देखें, एक तो रिटन सोर्सेज में है, दूसरी बिल्डिंग्स हैं कि जब आप जो शाहजहां क्या कहते हैं, शाहजहां नामा है, शाहनामे में नहीं, शाहजहां नामे में लिखा है, ताजमहल की सारी पैमाइशें लिखी हैं, उनको आप साइट पे जाके मेजर कर सकते हैं। अब जाहिर है उस हिस्टोरियन ने वहां जाके मेजर तो नहीं की होंगी, बहुत बड़ी है, उससे लोग यही अखज़ करते हैं, ऐसे लगता है कि उसके सामने ड्राइंग पड़ी है। वो बहुत बड़ा सिस्टम था ऑफ रिकॉर्डिंग थिंग्स। वो पूरा डेली रोज नामचा पूरा सेक्रेटेरिएट था, लाहौर फोर्ट में भी है, जिसको दीवान खाना कहते हैं। उन जो डेली नोट्स होते थे या वो जो ब्यूरोक्रेट्स लिखते थे, उस पे बेस करके फिर इंशा परदाज होते हैं मास्टर्स ऑफ लैंग्वेज, वो लोग फिर चूज किए जाते थे। इंशा परदाज
उन जो ऑफिस रिकॉर्ड है उससे हिस्ट्री लिखता था। तो वही हिस्ट्री कई दफा कई लोगों ने लिखी है उन्हीं रिकॉर्ड से, तो इसलिए आपको फौरन पता चल जाता है कि ये तो उसी सोर्स से लिख रहे। तो बात मैं क्या कर रहा था कि ये चीजें जाहिर रिकॉर्ड होती थी, यहाँ तक कि वो पेज वेज भी सब रिकॉर्डेड है और बहुत डिटेल में। और तो जाहिर पैमाइशें थी रिकॉर्ड में, तो उसने स्टोरी में लिखी ना, और उन इन्हीं चीजों की मदद से फिर हमने ये जो हम मेरे सीनियर स्कॉलर्स हैं बाकॉक और बुलेटॉफ वगैरह ने, उन्हीं से तो फिर इस बात तक पहुंचे कि शाहजहानी गज का साइज क्या था। ये 100 साल का एक पूरा सफर है, क्योंकि हिस्ट्रीज में लिखा होता है गज इतना होता है, फिर ये अंग्रेज भी करते रहे, नापते रहे बिल्डिंग। ये एक स्कॉलरली पूरा एक थीम है कि मेजरिंग, क्योंकि मेजरिंग यूनिट्स हमेशा से इंसान के पास, ये एक पूरा अलग साइंस भी है और हिस्ट्री भी है। तो मैं तो नहीं क्या बात हो रही थी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये बहुत ही दिलचस्प है कि प्लान तो हमने देख लिया, अब हम सेक्शन में देखते हैं। तो बड़े मजे की बात है कि जेनरेटिव यूनिट वाकई यही है, जितना चौड़ा है उतना ही ऊंचा है। इट्स ब्यूटीफुल। पहली बात तो ये समझ आई इसकी में ये, और ये एग्जैक्टली 7 गज है शाहजहानी गज, अराउंड 32 इंचेस का था, 31.8 या। इसी को रोटेट किया तो आप जानते ही जैसे प्लान में जाहिर है वॉल थिकनेस इसी तरह आई थी ना, इस दफा हम अंदर से चल रहे हैं इसलिए हो सकता थोड़ा फर्क लग रहा हो। ये सब तैमुरिद एलिमेंट्स हैं बाय द वे। अच्छा, और ये लोटसेस जो है ये इंडियन एलिमेंट्स हैं। फिर हमने उसके अब उल्टा चल रहे हैं ना, तो अब हम सर्कमस्क्राइब करेंगे। तो जाहिर है ये इसका कमरे की थिकनेस आ गई वॉल की, इसको रोटेट करेंगे। अभी आपको सारा सिचुएशन पता चल गई है, और यहां से कुछ हमें रिजल्ट्स मिलेंगे मेरे ख्याल है। इनके एक और गए, ये मैंने 2 स्लाइड्स एक साथ कर दी हैं। ये ऑरेंज वाली गए तो हमें कई, ये जो पैरापेट की ऊंचाई आ गई, इस मोल्डिंग की आ गई, ये लोटसेस की हाइट आ गई, और जहां से ये ड्रम जो है सर्कल में तब्दील होता है वो भी बड़ी, देखे प्रिसाइसली वहां पे है। यहाँ से ये खिड़की छोड़ते थे वरना ये यहाँ हवा जमा होके ये फाड़ देती थी ना गर्मी की वजह से, ये छोड़ते थे फॉर वेंटिलेशन। ये भी बात क्लियर हो गई। दूसरा ये हाइट, रूफ हाइट भी देखिए इसी ज्योमेट्री से आती नजर आ रही है। और ये बिल्डिंग की अल्टीमेट चौड़ाई, लास्ट टाइम हम यहाँ से शुरू हुए थे ना, तो उल्टा हम अंदर पहुंचे। तो बुलेटॉफ के मुताबिक कंसेप्चुअली हम यहाँ से शुरू हुए, ठीक है ना। और जब इसका ये स्क्वायर रोटेट किया तो ये देखे क्या खूबसूरत तरीके से डोम भी इसके अंदर अंदर है और ये लोटस भी इसके अंदर अंदर है। क्वाइट अमेजिंग। इसके बाद मुझे ब्रेन वेव आई कि क्योंकि इससे आगे नहीं बात चल रही थी, ब्रेन वेव ये आई कि असल में शायद डबल स्टोरी बिल्डिंग की तरह मुझे सोचना चाहिए। तो यही स्क्वायर उठा के मैंने यहाँ लगा के यही सब जब कुछ किया तो ये भी आ जाएगा, आप देखेंगे, ठीक है ना। ये तो इनिशियल स्क्वायर था, यहाँ उसी को रिपीट किया। अव्वल तो उसमें बड़ा खूबसूरती से बैठ रहा है, इंटरेस्टिंग है। उसको रोटेट किया, फिर ये सर्कल तो मैंने बस लगाया है कि जी यहाँ से जहाँ पे सर्कल कट कर रहा है यहाँ से डोम शुरू हो रहा है, और द डोम रिमेन्स विद इन दिस सर्कल टिल, एनीवे दैट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। इसको जब एक स्टेप और ऊपर गए तो आप देख रहे हैं ये कैसे लोटस इसके अंदर ट्रायंगल के फिट आ गया। तो वो बड़ी ज्योमेट्री और छोटी ज्योमेट्री भी ओवरलैप कर गए। एक स्टेप और जाए तो इसको कलश कहते हैं, ये भी एंशिएंट मोटिव है हिंदू एंड उससे पहले बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से हिंदू आर्किटेक्चर में आया, फिर हमारे यहाँ आया। तो ये लास्ट जस्ट फिनिश द लॉजिक, जहां तक यहाँ गए थे इसको भी उतना ही बढ़ाया। देख रहे हैं आप कैसे पूरी बिल्डिंग इस ज्योमेट्री में फिट आ रही है। ये मेरा से इसमें, हाँ, अब जो इसमें चीजें डिस्कवर हुई हैं वो सारी इस स्लाइड में दिखाने की कोशिश है।
हाँ, वो असल बात तो रहेगी। असल बात में ये कह रहा था कि वो जो लोग तरह बनाते थे उनको कहते थे मुहंदिस, और अरबी फारसी में मुहंदिस का मतलब होता है ज्योमेटर। तो फिर ऑब्वियस है कि वो ज्योमेट्री, वो माहिर ही इस काम के थे, इसलिए उसमें ज्योमेट्री का मिलना कोई ऑड बात नहीं है। बट द मेन थिंग इज कि इसका जो हम इंटुइट करते थे कि इसमें जरूर कुछ, जब हम बादशाही मस्जिद जाते थे तो बहुत अट्रैक्ट करती थी कि इसके पीछे कुछ जरूर है। इवेंचुअली कुछ रिसेंटली फिर मैंने बादशाही मस्जिद का भी जब एनालिसिस किया तो उसमें भी इस किस्म की ही चीजें निकली। ठीक है जी, यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल पोर्शन खत्म होता है। अब मैं 2 स्लाइड्स दिखाऊंगा अबाउट द एनालिटिकल पोर्शन। सर एक क्विक क्वेश्चन है, आपने जी। जब फर्स्ट स्क्वायर ड्रॉ किया तो आपने कहा कि ये 7 गज है, तो ये 7 की वो जो एक इस्लामिक ट्रेडिशन में सिग्निफिकेंस है उस वजह से है, या बस आपने सिर्फ मेजरमेंट बताई है? जाहिर है ऐसे तो वो नहीं करते थे। आपको पता है ये ताजमहल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। ये मेरा असल में पहला स्टेप था टू द ताज। क्यों फिर उसके कुछ सालों बाद, मेरा ख्याल है 4 साल बाद, फिर मैं ताजमहल का भी काफी कर लिया, वो भी फिर कहीं प्रेजेंट किया एज द नेक्स्ट सेकंड स्टेप। कहने का मकसद है कि ताजमहल के जो साइज है वो 70 गज है जी। विच इज इंटरेस्टिंग, आपने भी जो नोट किया। और जी। 70 गज से, अच्छा अभी हम जिधर आने वाले हैं वो दैट रिलेट्स टू दैट, कि 70 गज का स्क्वायर लगाए और उसका डायगोनल जो है, अभी आप अपने फोन पे किसी पे करें √2 of 70, कोई करके बताए। देखिए ना जी, जो डायगोनल होता है वो √2 टाइम्स द साइड होता है ना। कोई कर रहा है? आई एम श्योर कोई तो कर रहा है। सर मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ √, अगर मुझे मिल गया तो, क्योंकि सदियों से स्क्वायर रूट ऑफ 70। स्क्वायर रूट ऑफ 70 नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ, आप रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 70। सर ये 99 बनता है। थैंक यू। अब आप देखें क्या बनता है, 99, जी विच अगेन इज अ ब्यूटीफुल नंबर। जी। अगर अल्लाह के नाम भी देखें तो सर जी बात तो सुने ना, माइनस, अगर वो स्क्वायर आपने 70 गज का स्क्वायर बनाया, आपको पता है वो फिर आप सर्कमस्क्राइबिंग स्क्वायर बनाएंगे, उस सर्कमस्क्राइबिंग स्क्वायर की साइड होगी 99 गज, और फिर उसके सर्कमस्क्राइबिंग जब आप स्क्वायर बनाएंगे तो वो 70 का डबल होगा, 140 होगा। और शाहजहांनामे में भी लिखा है मौके पे भी, जो ताजमहल की प्लिंथ है जिसपे वो रखा है वो 140 गज ही है। उससे भी पता चलता है कि यही जो हम ज्योमेट्रीज दिखा रहे हैं ये कंसिस्टेंटली अप्लाई होती थी, और उन्हें पता था मैं 70 रखूंगा तो 140 भी बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, क्योंकि वो 14 और 7 ये ल्यूनर नंबर्स भी हैं। ये आज हमारे पास टाइम नहीं है, वो आप डिटेल में जाएंगे तो वो तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। इंशाल्लाह कभी आपको दिखाऊंगा ताजमहल का। इट्स स्टिल एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, उसमें तो जो चीजें डिस्कवर की हैं उसमें नंबर्स भी चल रहे हैं और ज्योमेट्री भी चल रही है और ग्रिड भी चल रही है। अब हम ग्रिड पे आते हैं। अच्छा देखिए, उसी ड्राइंग को ये जो स्कॉलर्स ने काम किया कि जी शाहजहानी गज अब लोगों ने निकाला हुआ था, लेटेस्ट काम है, बकौक का है, तो ये शाहजहानी गज की ग्रिड है। हम देखते हैं कि हमने देखा था कि ये तो अंडर रूट आ रहा था, तो ये 4.25 गज है, और ये साइड जो है जब इसको हम 7 गज लेते हैं तो दिस शुड ऑल्सो हैव बीन एन इररेशनल नंबर, बट इट कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली 3 गज। तो पता ही चलता है कि हम अगर तो बुलेटॉफ ने उस बात को शायद किया नहीं किया, उनका ख्याल था अलग अलग ये प्रोसेस होती थी। मेरा ख्याल ये है कि वो ग्रिडेड पेपर पे ही काम करते थे, और हम लोग आर्किटेक्ट्स आज तक उसी तरह काम करते हैं, ग्रिडेड पेपर पे काम करते थे, तो ज्योमेट्री और ग्रिड साथ चलती थी। वो नंबर ऐसा चूज करते थे, ये असल में ना ये इसी का डायगोनल है ना, 7 का डायगोनल, उसको आप 10 भी कई दफा राउंड ऑफ कर लेते हैं। 99 को छोटे स्केल पे जब वो 70 गज का होता है तो वो जो छोटी सी डिस्क्रिपेंसी है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। अभी अगर आप अपने कैलकुलेटर पे √2 टाइम्स 7 करेंगे तो इट विल बी ऑब्वियसली 9.98,
अब इस स्केल पे 9.98 is practically 10. You see? So the grid gives us 10. And similarly, इसके डायगोनल को जब मैं यूं कट करूंगा तो ये एग्जैक्ट होल नंबर के इतना करीब होगा कि at the level of the architect, it's a, these are all then approximations of irrational numbers, and you using the grid, this graph paper, इंटेलिजेंटली एंड नोइंग कि मैं कौन से शुरू करूंगा तो मुझे ये होल नंबर्स ज्यादातर आएंगे। तो 7 से शुरू करूंगा तो ये 10 आ जाएगा, ये देखें ये 5 आ गया, ये ये ऑड है मगर इतना ऑड नहीं है, 4.25 है, ये 3 है। समझे मेरा पॉइंट? ये पूरा 11 है, ये देखें 19, 20 होल नंबर्स में आ रहा है। सो दिस वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्किटेक्चर। इट्स रियली ब्यूटीफुल कि एनालिटिकल हमें इसलिए चाहिए कि ऑन द साइट हमें होल नंबर्स देने, और डिजाइन कैसे होगा वो ये ग्रिडों से नहीं। तो ये बात एबा कॉक हुज द लीडिंग स्कॉलर ऑफ मोगल आर्किटेक्चर, और उनकी ये किताब जो ताजमहल पे है द कंप्लीट स्टोरी, उसमें से मैंने ये ड्राइंग्स दी हैं, जो प्लान्स है, एनालिसिस मेरा अपना है, तो वो भी इधर तक नहीं पहुंची। उन्होंने कहा ये बिल्डिंग जो है मॉड्यूलर है, ये गजों पे डिजाइंड है, मगर मेरा कहना यह है कि गजों पे डिजाइन नहीं है, गज तो वो फुट्टा है जिससे आप पैमाइश करते हैं, फुट्टे से थोड़ी बिल्डिंग डिजाइन होती है। बिल्डिंग डिजाइन हुई है ज्योमेट्री से, उस तरफ उनका जहन नहीं गया, जो कि बुलेटॉव लोगों ने दोनों बातें की। तो मेरे काम में भी बुलेटॉव जो है उनको उससे ये मैच करता है कि ज्योमेट्री भी है और मॉड्यूलर भी है। तो ये वो जो दूसरा आर्टिकल दिया था उसका मेन पॉइंट ये था। बेसिकली ये 10.25 है, ये 4.25 है, ये 3 है, 7 है, ये हम देख चुके हैं। आगे चलते हैं, देख रहे कैसे ग्रिड पे ये फॉल कर रही है बिल्डिंग। 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी बाहर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि बाहर तक है ना बिल्डिंग। अब इसमें भी देख लें तो और बंदा हैरान होता है। ये देखिए ये 4 गज है, इसकी ऊंचाई 2 गज है, इसकी ऊंचाई 3 गज है। अब ये ज्योमेट्री से रहा है, और ये प्रोपोर्शंस होल नंबर के हैं, और ये म्यूजिकल प्रोपोर्शन है। 2:3 इज अ रिलेशनशिप ऑफ द फर्स्ट नोट टू द 5th नोट। ये वेल नोन है, ग्रीक टाइम से आ रहा है, मुसलमानों को भी ये पता था, और ये फाराबी और ये पूरी जो पाइथागोरियन ट्रेडिशन है ट्यूनिंग का, वो ये इसी प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। आप पूरा 12 नोट्स होते हैं असल में, 7 शुद्ध नोट होते हैं और 5 कोमल तीवर होते हैं। ये सारे नोट्स जनरेट हो सकते हैं सिर्फ इस प्रोपोर्शन से, which is again just beautiful। ये एंशिएंट्स को ही बात है, सब पता थी। देखिए ऊंचाई 5 गज है, ये थिकनेस 2 गज है, ठीक है ना जी। होल नंबर्स में आ रहा है 3.25, 3, और जबकि हमने देखा था ये डिजाइन सारी ज्योमेट्री से हुई है, ये ग्रिड पे भी। तो ये मकसद था। अब मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, तो मैं इस पे ज्यादा, आप ये पढ़ चुके हैं तो मैं इस पे बात नहीं करूंगा। ये आर्टिकल जो आपको मैंने दिया था ये उसी के बाद, ये वही है, ये बुलेटॉफ का काम है। और 1989 या 90 में ये एक सेमिनार में आए थे, तो उसमें ये मेरे वालिद को ये अपनी किताब दे रहे थे, तो आई वाज पासिंग बाय, सो ही कॉल्ड मी आल्सो माय फादर, सो देन द बुक वाज हैंडेड टू मी। सो इट्स एन अमेजिंग कोइंसिडेंस के उसके पता नहीं कितने 99 में, तो यानी कि 10 साल आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद दिस बुक, मगर फिर मास्टर्स में उसी बुक समझे उनके ही काम को फिर आगे लेके चलने का मौका मिला, विच वाज क्वाइट अमेजिंग। ये देख रहे हैं ना, ये ज्योमेट्रीज हैं और ये ग्राफ है, तो ग्राफ पे भी पूरा फिट आ रहा है। ये तैमूर का मकबरा है मेरा ख्याल है, हाँ, गुरे अमीर। मगर आप देख पा रहे हैं ना कि इनकी ज्योमेट्री उतनी कन्विंसिंग नहीं है। पार्ट्स में तो जाहिर ये सब है, मगर वो जिस तरह का होलिस्टिक हमने मुगल में डिस्कवर किया, इट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू ट्राई दैट सेम, बिकॉज मे बी ही वाजंट एन आर्किटेक्ट। एनीवे दैट्स अ सेपरेट इशू। इसमें वो सब नजर आ रहा है, देखे ना, वही हाफ डायगोनल से चौड़ाई आ रही है, और क्योंकि ऑक्टेगन बनता ही इस तरह से है। ये ग्रिड भी है, ज्योमेट्री। इसमें बस पॉइंट ये है, हम आगे चलते हैं क्योंकि अब हमारा टाइम खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें है कि पूरा एक ट्रेडिशन है ये आर्किटेक्चर का। दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट तैमूरिद बिल्डिंग एंड दिस इज फ्रॉम द 10th सेंचुरी। सो दिस इज नॉट सॉरी तैमूरिद, जो किसी ने सवाल किया था, दिस इज प्री तैमूरिद। ये आप देख सकते हैं उच्च और मुल्तान के काफी करीब है।
देख रहे हो? तो ये कंटिन्यूटीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अच्छा सवाल, ये देखें, ये मुल्तान और उच्च शाहरुख ने आलम में यही चीज बाद में काफी हैवी हो जाती है। तो लिंक्स इस पूरे रीजन के बड़े खूबसूरत हैं। ये टिपिकल सल्तनत पीरियड डोम है। इससे ही फिर यानी कि आप सही कह रही हैं, कहाँ है? बुखारा में। हाँ, तो ये पहले जो हो रहा था उसी पे फिर आगे चले, और ईरानी इन्फ्लुएंस भी था और लोकल ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस भी था। तो ये जो अभी किसी ने सवाल किया था, ये कुछ ड्राइंग्स मिली हैं रशिया में, मॉस्को की लाइब्रेरी में, 5, 7, 8 जितनी भी। तो आप इससे भी वो प्रूव होता है ये ड्राइंग ग्रेडेड पेपर पे है कि जो बुलेटॉफ ने चीजें ढूंढी वो इससे भी प्रूव होती है पुरानी ड्राइंग से 16वीं सदी की। और ये हम एक और प्रूफ है, ये तुस्के बाबरी में एक पोर्शन है, ये असल में डबल पेज है। बाबर एक गार्डन लेआउट करवाता है काबुल में, इसमें लिखा है दरख्त हैं, अनार के हैं और एक हौज है वगैरह वगैरह। बाग के सेंटर में जो भी है, नारंजियां बहुत हैं, तो देखें नारंजियां हैं, अनार भी दिखाए हैं कहीं पे। अच्छा खैर, उसमें ये जुमला आता है कि इस बाग की तर्राही बहुत खूबसूरत है। तो आर्टिस्ट ने फिर इस पॉइंट को लेके आर्किटेक्ट को डाल दिया। ये सूतर पकड़ा है मजदूर ने, बाबर सुपरवाइज करा रहा है, ये आर्किटेक्ट साहब खड़े हैं ड्राइंग बोर्ड लेके, और इस ड्राइंग बोर्ड पे वही ग्राफ है स्क्वायर्स का, which again is proven by our research that the buildings have this graph and the geometry, and that professionals were employed to draw these drawings who were proficient in building and geometry. और इसके पीछे फिर उससे भी पुराना, ये मैंने आपसे कहा था 10वीं सदी की मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स तो मुसलमानों ने शुरू से ही बहुत काम किया, यहाँ तक कि पर्टिकुलर बुक्स हैं रिटन फॉर आर्किटेक्ट्स हैं। ये उसका नाम है फीमा यहतजु इलै, यानी कि दैट विच द साने, मेरे उस्ताद भी अपने आप को सनतकार कहते थे, क्राफ्ट्समैनशिप, ये अल्लाह का नाम है साने, उससे लिया गया है कि जो साने को चाहिए फ्रॉम द इल्म ऑफ हंदसा, जो मैंने कहा बाद में अरबी में फन हंदसा ज्योमेट्री को ही कहते। और आज तक ये आज की ड्राइंग है जिससे अभी मैं आपको दिखाऊंगा अपना काम, ये ईरानी ड्राइंग है, ये ज्योमेट्री से मुकन्नस बनी हुई है। तो ये हमें टेक्सचुअल बहुत सोर्सेज मिलते हैं कि आर्किटेक्ट जो थे इन चीज़ों में ट्रेंड होते थे, यहाँ तक कि किताबें भी मिलती हैं, उसी किताब से इलस्ट्रेशन किसी स्कॉलर ने छापी है। तो अब जल्दी से इस तरह की और भी बुक्स हैं, आगे चलते हैं। अब मेरे ख्याल से टाइम नहीं है तो ये फिर आज इस बाबत देख लें। हाँ, आई थिंक वी शुड एंड इन 5 मिनट्स और सो। तो कहने का मकसद ये है कि ये बस ये पढ़ ले। आर्किटेक्ट्स तो थे, मैथमेटिशियंस, ज्योमेटर्स, खतात, राइटर्स, इन लोगों की कोई 2 दर्जन किताबें इस खानदान की अभी भी लाइब्रेरीज में दुनिया की मौजूद हैं। ये यूक्लिड पे है कमेंट्री, ये मैंने मॉडल टाउन के एक मदरसे से ली है, ये 50-60 तक पढ़ाई जा रही थी। अभी भी उलमा जिंदा हैं जो अब 60 साल से बड़ी उम्र के, उन्होंने यूक्लिड भी पढ़ा हुआ है। ये एस्ट्रोनॉमी की बुक है। दिस इज रिटन बाय द ग्रैंडसन ऑफ उस्ताद अहमद मेमार लाहौरी। आई विश आई कुड टॉक मोर अबाउट इट, बट आई विल ओनली मेंशन खैरुल्लाह मुहंदिस। जो लोग जानते हैं जयपुर और 5-6 सिटीज में लेट मुगल टाइम्स में ऑब्जर्वेटरीज बनी थी जिनको टूरिस्ट लोग जाके देखते हैं, जंतर मंतर के नाम से मशहूर है, आप लोग गूगल कीजिएगा। वो भी उस्ताद अहमद मेमार लाहौरी के ग्रैंडसन, हु वाज एन आर्किटेक्ट, एंड दे वर ऑल एक्सपर्ट एस्ट्रोनॉमर्स। खैर ये लंबी बात हो जाएगी, इसमें फिर मैं आपको और चीजें शेयर कर लूंगा। अभी बस इतना है कि हाँ, फिर ये क्योंकि मदरसे के निसाब में शामिल थी, ये 1920s का इस पे हाशिया लगा हुआ है, यानी कि दिस वाज अ लिविंग साइंस इनटू आवर टाइम्स। 1950s में ये इल्म इस्तेमाल हो रहा था मस्जिदों के किबले निकालने से। इस तरह का एक है इवेंट जो आप कभी भी जिंदा हैं, तकी उस्मानी जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान है, वो और उनके भाई तकी उस्मानी, ये लोग किसी साइट पे जाके इन्हीं, ये प्रैक्टिकली इनका होता था ना,
एप्लीकेशन। एनीवे दीज वर लिविंग, ये नीचे लिखा है दिल्ली बनारस, यहाँ पे ये ऑब्जर्वेटरीज बनी थी टू ऑब्जर्व द स्टार्स। और उससे जो, और ये हर बादशाह ना ऑर्डर करता था टू मेक न्यू टेबल्स। दिस वाज लाइक वन ऑफ देयर सॉर्ट ऑफ ना प्राउड थिंग्स। ये हमेशा से ही था, तैमूर वगैरह से। शाहजहां ने भी बनवाए, तो मोहम्मद शाह ने भी बनवाए। तो मोहम्मद शाह ने अपने राजपूत गवर्नर से कहा कि तुम ये करो, बिकॉज ही वाज इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी। एंड देन ही एंड खैरुल्लाह मुहंदिस made these observatories, and there in the 1700s their observations were more accurate than those which were found in the west at that time, because उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट ये किया कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको बिल्डिंग के स्केल का कर दिया, तो एक्यूरेसी बढ़ गई। अगर आप घड़ी को इस कमरे जितना बना देंगे तो फिर और एक्यूरेट मेजरमेंट आएगी ना। एनीवे, इस छोटी सी तमीज के बाद हम कंटिन्यूटी दिखाने के लिए मैं इसे कह रहा हूँ कि ये मुल्तान के उस्ताद की ड्राइंग्स हैं 70s की। इसको मैंने अपने मास्टर्स में जब एनालाइज किया तो पता चला इसमें भी उन्होंने यहाँ साइड पे उर्दू में लिखा हुआ था कि जितने फुट लंबा ये हो उतने आधे इंच लंबा ये हो, which comes to 1/24 of the length। यानी जितना ये हो उसका क्वार्टर ये हो, जितना ये जनरेटिव यूनिट है बुलेट ऑफ का, हर चीज इससे रिलेटेड है। ये 1/4 ऑफ जी है, ये 1/4 ऑफ जी है, ये 3/4 ऑफ जी है, समझे ना आप। तो एक कंटिन्यूटी बड़ी जबरदस्त है। मैं इससे और फिर बहुत सालों बाद जब मैंने इसको और देखा तो वो तो होल नंबर्स था, तो पता चला इसमें भी वही ज्योमेट्रीज भी छुपी हुई हैं जो उस्ताद जी छुपा गए, वो उन्होंने जिक्र कहीं नहीं की। वंस अगेन ही इज, ये दो रोटेटिंग स्क्वायर, ये मैंने आपसे कहा था ये इररेशनल नंबर होता है। अगर ये a है तो ये साइड ऑफ एन ऑक्टेगन इज a टाइम्स √2 - 1, इस तरह का कुछ है। उन्होंने उसको जो लिखा हुआ था ये 24 फुट या 58 फीट, बड़े ऑड नंबर्स हैं। जब गौर से देखा तो ये बहुत एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन है ऑफ दिस इररेशनल नंबर, और ये बहुत पुराना ट्रेडिशन चल रहा है। आई वाज अमेज्ड टू डिस्कवर दिस। तो सर जी यहाँ हम रोक भी सकते हैं या एक स्लाइड शो पे रोक देता हूँ, इस पे मैं बात नहीं करता अपने काम की। उसके बाद दिस इज अ मॉस्कैफ डिजाइन, जो कामिल साहब ने भी दिखाई थी तस्वीरें। क्राफ्ट्समैन अभी तक हैं, उस्ताद जाफर मेरे उस्ताद के भतीजे, उनके बगैर ये बन नहीं सकती। इसमें ना सरिया है ना सीमेंट है, ये लाइम है। अभी ऐसे पे इसका काम 7-8 साल रुक गया, अब फिर से शुरू हो रहा है। अंदर चलेंगे? नहीं चलें थोड़ा। अभी इसकी हाल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। उस्ताद रफाकत सर ने भी इनका, कामिल साहब ने भी जिक्र किया। चले, सही टाइम पे खत्म हो गया। और सही स्लाइड जी, अब ओपन टू योर कमेंट्स एंड क्वेश्चंस। अब 10 मिनट कर लेते हैं, देन वी कैन एंड।
सर ये मस्जिद नबवी का भी कुछ इसी तरह से अब बहुत सारी चीजें जुड़नी शुरू हो गई हैं आपके बताने के बाद। बहुत ही जबरदस्त आज का ये सारा इंफॉर्मेटिव। जस्ट होप कि ज्यादा ओवरडोज ना हो गया हो, कोशिश तो की कि ज्यादा ना ही हो। मीना अब अपना वो बंद कर ले माइक। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? जी अस्सलाम वालेकुम। बिलाल साहब जी ये आपने, क्योंकि ये सवाल मैंने खुद करना था तो आपने खुद ही बता दिया था कि जो प्रोपोर्शंस हैं जियोमेट्रिक, इनका तक म्यूजिकल नोट्स के साथ भी है। तो जो क्योंकि कई जो पुरानी मस्जिदें हैं उनका मेरा ये तजुर्बा रहा है, यानी कि सेंट वो टर्की साइप्रस वगैरह में भी, कि वहाँ पे जब आप जाएं तो बगैर आपको किसी एम्पलीफायर के आप अगर वहाँ पे तलावत करें हल्की आवाज में भी तो वो पूरी मस्जिद में गूंजता है। तो ये भी यानी कि इस चीज को मद्देनजर रखा जाता है या ये इसका एक असर है कुदरती तौर पे जब आप वो मेजरमेंट्स और हार्मनी को मलहूज रख के आप डिजाइन करते हैं? वो जो है ना जो गूंजता है, मेरा ख्याल है वो ज्यादा तो वो है गुंबदों की वो क्वालिटी है। वो गुंबद जो है ना वो आवाज को इस तरह एक कोने से आप वही शायद कह रहे, एक तो होता है आप एक तरफ विस्पर करें तो वो ऑपोजिट जगह पहुंच जाती है। आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ द गुंबद। और जो आप कह रहे हैं हल्की आवाज को एम्पलीफाई करता है, उसमें हो सकता है और उलूम और भी हो जो मुझे उसका इल्म नहीं है। रिवर्बरेशन लोगों ने हाँ स्टडी की है मेरे ख्याल से इसकी फॉर्म, और जाहिर है उसमें कुछ हो सकता है हिस्सा हो उसका ना प्रोपोर्शन का भी होगा जरूर। That's a avenue which should be looked at. पंद्रह लोग साले अभी हैं। सर मेरा एक सवाल था, जो आप एक स्लाइड थी जिसके अंदर आप अरबी को भी ट्रांसलेट कर रहे थे, उसके अंदर जो एक इमेज थी वो 3 डायमेंशनल सा एक हेक्सागोनल इमेज थी। उसके बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं अगर आप मुझे, क्योंकि इसके रिलेशन समझ नहीं आई थी इन द एंटायर थिंग। वो प्रॉब्लम वैसे तो वो था ना मेकिंग सेक्टर्स ऑफ अ स्फीयर। स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री है वो मुसलमानों के यहाँ बहुत डेवलप थी क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में वो यूज होती है। Because the sky is hypothesized as or imagined as a sphere. And it acts like a sphere. It's amazing. So फिर उस sphere पे you can plot the various things. वो काफी वो करते थे। आज तक बहुत से नाम वो अरबों के नाम पे ना सितारों के। They made all these observations and then mapped out the sky using the spherical geometry. और ये वैसे तो स्कूलों वगैरह में 20th सेंचुरी में पढ़ाई जाती थी, मतलब हमारे वालिद वगैरह के ज़माने तक। अब बिल्कुल ही मतरूक सी हो गई है, अब इतनी जरूरत भी नहीं है कंप्यूटर से। मगर इट इज फैसिनेटिंग। आई डोंट नो एग्जैक्टली, वो भी इसी तरह जब फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर फ्रॉम द आर्टिकल उसमें है कि भाई स्फीयर के मुख्तलिफ सेक्टर्स करने। इसका एक ज्योमेट्री में बुनियाद है जो हमें भी आर्ट स्कूल में भी बताई जाती है मगर बताई नहीं भी जाती। ये है वेरी इंटरेस्टिंगली कि जो स्फीयर है उसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने के कुदरत ने सिर्फ 5 तरीके दिए हैं। There are certain geometrical facts which themselves are very symbolic and fascinating. So those forms are the cube. Cube का मतलब ये है कि वो एक स्फीयर में उसके चारों कोने स्फीयर को टच कर रहे होंगे। The second form is the tetrahedron. जब हम छोटे थे तो टेट्रा पैक वो दूध आता था, वो 4 ट्रायंगल से बनता है, उसके 3 कोने होते हैं। So basically वो स्फीयर पे तो कर्व्ड होता है ना, मगर उन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दे स्ट्रेट लाइन से तो एक सॉलिड बनता है। तीसरा होता है ऑक्टेगॉन, ऑक्टेहीड्रन, जिसके 8 ट्रायंगल्स, ज्यादातर 3 हो गए ना। एक हो गया टेट्राहीड्रन, 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ऑक्टाहीड्रन 8 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, क्यूब 4 स्क्वायर्स, then icosahedron is made up of 20 equilateral triangles. And the fifth is the dodecahedron,
which is made up of 12 pentagons. ये प्लेटो के पाइथागोरस के जमाने से चल रहा है. So the cube is the symbol of the element earth. The tetrahedron is the symbol of the element fire. Octahedron is the symbol of the element air. And the icosahedron, 20-sided, is the symbol of the element water. And the fifth is the total cosmos. जो कहा जाती है, जहन जाता है 12 बुरूज की तरफ. The 12 zodiacal signs, which in fact exist in the sky as a clock. सूरज हर महीने एक कॉन्स्टलेशन में ट्रैवल करता है, रात में भी करता है पूरा, बट जो साल का मतलब ये होता है जब वो निकलता है सुबह को, तो फॉर 30 days असल में ये हेवंस घूम रही हैं, सूरज नहीं घूम रहा. घूम तो वो भी नहीं रही हैं, पर अल्लाह ताला का डिजाइन देखें. It appears to us moving around an axis which passes through the axis of the earth and goes to the pole star, North Star. और ये पूरे 12 बुरूज घूम रहे हैं. इसलिए तो टाइम भी हम 12 का सारा सिस्टम बेबीलोनियन टाइम से है. ये दिस इज गिवन बाय नेचर इटसेल्फ. हम लोग भूल गए इसको, हमें पता ही नहीं कि घड़ी के टाइम कहाँ से आ रहा है, साल का 12 कहाँ से आ रहा है. नेचर इज गिवन इट टू अस. And the whole cycle is repeated at a mini scale during the day. वही, it is amazing, इसकी जो ब्यूटी है. इसलिए तो कुरान शरीफ में कहा कि दिन और रात के आने और जाने पे तुम तफक्कुर करो. और ये तफक्कुर कौन करते हैं? जो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, उठते बैठते. वो बड़ी मशहूर आयत है ना, यानी कि उसको स्पिरिचुअल एक्टिविटी से लिंक किया है. और ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, वो जो मैंने आपको बुक दिखाई थी एस्ट्रोनॉमी की फ्रॉम द मदरसा, उसके फर्स्ट पेज पे ये सभी लिखा हुआ है. फर्स्ट दे सिचुएट नॉलेज इन अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स. हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? दे फर्स्ट कोट द कुरान, देन दे कोट द हदीस, देन दे कोटेड इमाम गजाली. और एंड दिस बुक इटसेल्फ इज अ कमेंट्री ऑन अ 14th century अल्लामा Bahauddin al-Amali, who was a genius of Iran. वैसे तो बुजुर्ग थे, मगर वो इन उलूम में भी बहुत माहिर थे. तो ये उनकी किताब की कमेंट्री है. अभी आपको बताएंगे डॉक्टर अमजद कि ये कैसे सिलसिला जो है नॉलेज का, इट इज सॉर्ट ऑफ 1000 years, one building on the other and commenting. It's a living tradition. इस तरह इसको देखना चाहिए. ये जो आर्किटेक्ट है, जो बिल्डिंगें डिजाइन कर रहा है, वो कमेंट्री लिख रहा है बहाउद्दीन अल आमली की एस्ट्रोनॉमी की बुक पे, क्योंकि मदरसे में वो पढ़ाई जाती है. इसमें शिया सुन्नी का कुछ नहीं है. ही वाज अ शिया. तो आगे जाके जब वो हो गए ना, कुरान हो गया, हदीस हो गई, इमाम गजाली हो गए, फिर वो 12 इमामों को कहते हैं कि दे आर द मतलाउल शम्सुल हदाया. दे आर द राइजिंग प्लेसेस of the sun of guidance. He is relating the 12 imams to the 12 signs of the zodiac. जो हर महीने, it's amazing. तो ही उस पे भी कमेंट करते हैं, ये नहीं कि वो उसको निकाल देते हैं कुछ. तो बड़ी एक कह ले ईमानदारी और से चीजों को इन लोगों ने लिया. एनीवे, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया, मगर मकसद ये है कि भाई अगर हम हिकमत स्टडी कर रहे हैं तो इन चीजों के पीछे जो हिकमत है एट वेरियस लेवल्स, मेरे ख्याल से एट द बैक ऑफ माय माइंड मेरे ये शायद ये बात थी, मैं कल से सोच रहा हूँ वो क्या बात थी, अभी समझ आई है कि देयर इज द एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. याद होगा पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन कराया था, यू हैव टू नो जो भी उसके प्रैक्टिकलिटीज हैं. देन देयर इज नॉलेज, देन यू हैव टू हैव द know how to organize that knowledge, but above that is the wisdom behind it. And this we see in all fields. अब मैं आपको astronomy की book बता रहा हूँ, उसमें भी यही layers हैं. He's going to be describing physical astronomy, but he is connecting it to the sacred tradition. He's connected it to the place, function of man, and that it should aid him in his final journey through discovering the wisdom of God around him. To be जिक्रुल्लाह का इसलिए तो उसमें जिक्र है कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं तो फिर कायनात को भी. एनीवे, ये कहने का मकसद ये था. आई थिंक दिस इज अ गुड कंक्लूजन टू टुडेज. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन.
ठीक है जी, आप लोगों का टाइम ले लिया बहुत ज्यादा। नहीं सर, अच्छा किया ले लिया करें, इजाजत है। ठीक है जी, अब इजाजत है। कोई सवाल है तो कर ले आखिर में, किसी का रह गया हो तो, वरना पे विल बी इन बहुत टच। और शुक्रिया तैमूर सर। सर वैसे आपका वो मसला हल हो गया जो बार बार आया था स्लाइड शो के ऊपर? उसको रीस्टार्ट किया तो हो गया। जी रीस्टार्ट से मतलब अनशेयर करके फिर से शेयर किया तो चला गया। सही हो गया, सही हो गया। तो आई और लुक सर इन। वैसे कोई पर्टिकुलर कोई आपके जहन में कोई ज्योमेट्री की किताब है जो बंदा मतलब कैन प्रैक्टिस थ्रू एज लाइक इंट्रोडक्शन टू इट ऑल? आप ऐसे करें, हमारा अक्टूबर के सेकंड हाफ में अगला कोर्स शुरू होगा। 3 महीने का होगा, 3 मंथ्स। अभी 11th को करंट खत्म हो रहा है, अभी दानिश वही पढ़ा के आ रहे हैं। इट्स अच्छा। ऑनलाइन, बट अब जो होगा ऑनलाइन एंड दोनों का मिक्स हो जाएगा। यू कुड जॉइन दैट कोर्स इफ यू वांट, अदरवाइज किताबें आपको बता देंगे। चलिए सर, वो शुक्रिया। किताबें वैसे ही बता देंगे। अच्छा जनाब, सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। खुदा अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।